शो करेगा ये सारी चीजें, लेकिन जो एडमिन है उनको ये सारी चीजें शो करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए PIMS ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन PIMS। PIMS मॉड्यूल को एक्सेस करने के लिए बस उस पर क्लिक करना है। ये हमारा PIMS का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो चुका है। नॉर्मल यूजर को PIMS शो करेगा तो जरूर, लेकिन उनको सिर्फ उनसे रिलेटेड, उस पर्टिकुलर यूजर से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन वहां शो करेगी। यहाँ पे एडमिन को सारे यूजर जितने मैप्ड हैं सभी का डेटा यहाँ शो करने वाला है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे देखिए ये कॉर्नर पे एक ड्रॉप डाउन जैसा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें रोल्स हैं, PIMS रोल्स हैं ये। ठीक है, तो क्या क्या रोल्स हैं देखिए, एक एक रोल में क्या कैसे हम लोग ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं या फिर कैसे उसका फीचर है वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एडमिन क्रिएटर, मास्टर डेटा क्रिएटर, पोस्ट एडमिन, सिस्टम एडमिन, ये चार जो रोल्स हैं ये एडमिन के पास होते हैं, और हर रोल का अपना फीचर है, अपना इम्पोर्टेंस है। तो कौन सा रोल यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं ये डिस्कस करेंगे PIMS मॉड्यूल में। ठीक है, यूजर वाला जो रोल है वो कॉमन होता है, वो सभी को होता है, लेकिन ये जो चार रोल्स ऊपर हैं, एडमिन क्रिएटर, मास्टर डेटा क्रिएटर, पोस्ट एडमिन एंड सिस्टम एडमिन, ये सिर्फ एडमिन के पास होता है। ठीक है, और ये सुपर एडमिन के पास चारों रोल्स होंगे। लोकल लेवल पे जब हम लोग एडमिन्स क्रिएट करेंगे तब उनके पास हमें सिर्फ दो रोल्स असाइन करने हैं, और वो दो रोल्स होने वाले हैं एडमिन क्रिएटर एंड पोस्ट एडमिन। ये आप लोग नोट करके रख लीजिए कहीं, लोकल लेवल पे जब हम लोग एडमिन क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो उनको एडमिन क्रिएटर और पोस्ट एडमिन ये दो रोल्स हम लोग असाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, सुपर एडमिन के पास पूरा एक्सेस होगा, चारों रोल्स होंगे। राइट, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एडमिन क्रिएटर का क्या फंक्शन है। ये एडमिन क्रिएटर वाला जो रोल है, फिलहाल जिस रोल में मैं प्रेजेंट हूँ उस रोल से मैं क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता हूँ एज ए एडमिन। ठीक है, तो देखिए एडमिन क्रिएटर रोल पे अभी हम लोग हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए मेन्यू में सर्च एम्प्लॉय, क्रिएट न्यू एम्प्लॉय, डायरेक्ट ट्रांसफर, ये तीन फंक्शनैलिटीज हैं एडमिन क्रिएटर की। ठीक है, एडमिन क्रिएटर का यूज हम लोग कब करेंगे, किसी नए यूजर का हमें मैपिंग करना है। राइट, कोई न्यू ज्वाइनिंग है, उसका हमें मैपिंग करना है, सिस्टम पे उसका डिटेल्स नहीं है तो हमें सिस्टम पे उसके डिटेल्स मैप करने पड़ेंगे पहले उस यूजर के। राइट, तो हम लोग एडमिन क्रिएटर में आके सबसे पहले उस यूजर को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्रिएट न्यू एम्प्लॉय वाला एक पार्ट है, इस पे मैं आ जाता हूँ। तो क्रिएट न्यू यूजर का एक विंडो यहाँ पर ओपन हो गया। ठीक है, तो क्या क्या चीजें मुझे यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म की तरह यहाँ पे ये स्क्रीन पे आपको शो कर रहा है। तो देखिए जितनी स्टार मार्क एंट्रीज हैं, सारी स्टार मार्क एंट्रीज मुझे फिलअप करनी पड़ेंगी यूजर को ऑनबोर्ड करने के लिए, उसका सिस्टम में डिटेल्स मैप करने के लिए। तो देखिए पहली चीज है प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो होगा गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के लिए, जो हम लोग PIMS टेम्पलेट में डेटा फिल करके देंगे उसी टेम्पलेट से हमें ये चीजें मिलेंगी। तो ड्रॉप डाउन में आपको ऑप्शन मिलेगा, टाइप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टेंस दिखा रहा है क्योंकि यह ट्रेनिंग इंस्टेंस हम लोगों ने क्रिएट किया। आपके लिए प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद रैपर ऑर्गेनाइजेशन, अभी रैपर ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे सेम है। हम लोग अलग अलग रैपर्स क्रिएट कर सकते हैं, रैपर्स मतलब अलग अलग यूनिट्स। जैसे गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के लिए हम लोग किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एक रैपर क्रिएट कर सकते हैं। रैपर का मतलब है यूनिट। ठीक है, अगर हमें एक ही रैपर में सभी को इंक्लूड करना है तो वो भी किया जा सकता है, बट अगर अलग अलग यूनिट्स हमें क्रिएट करने हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ तो वो भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो रैपर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग पहले वो जो एम्प्लॉय है अंडर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ तो हमने प्राइमरी में सिलेक्ट कर लिया। फिर रैपर में हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि वो किस यूनिट से है अंडर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। राइट, नेक्स्ट थिंग ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। फिर एक पर्टिकुलर रैपर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स होंगे, डिफरेंट ऑफिसेस होंगे। से हर ऑफिस के डेजिग्नेशन से ऑफिस भी क्रिएट किया जा सकता है, वो भी किया जा सकता है, या फिर सेक्शन वाइज भी ऑफिस क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है? तो वो सारा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिटेल हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो अंडर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ अंडर वन पर्टिकुलर रैपर कौन से यूनिट से वो बिलोंग करता है, नया यूजर जिसका मैपिंग हम लोग कर रहे हैं वो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग, मैं यहाँ पे मार्केटिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है,
इसके बाद जो भी ऑप्शंस हैं, देखिए मैंडेटरी है, ये सारे गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें हम लोगों को अवेलेबल नहीं होंगी उस पर्टिकुलर यूजर, नॉट नेसेसरी जिस यूजर का हम लोग मैपिंग कर रहे हैं, ही इज IAS और IPS ऑफिसर, वो एक नॉर्मल यूजर भी हो सकता है जिसका हायरिंग हुआ है, उसका हम लोग मैपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सर्विस रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, गवर्नमेंट सर्विस, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कैडर नंबर, ये सारी चीजें हमें अगर यूजर के बारे में नहीं पता है तो हमें कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पे करनी होगी। जैसे अगर उसका सर्विस IAS IPS या फिर इस डिटेल में जो सर्विस लिस्ट दिया गया है उसमें से नहीं बिलोंग करता, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली नो सर्विस मैप करते हैं। नो टाइप करने के बाद नो सर्विस आ जाएगा। अगर वो नॉर्मल यूजर है, सर नहीं है उस केस में, ठीक है। नेक्स्ट है सर्विस कैडर। अभी सर्विस ही अवेलेबल नहीं है, नो सर्विस मैंने सिलेक्ट किया है, इसलिए सर्विस कैडर नॉट एप्लीकेबल मुझे ऑप्शन दे रहा है, तो सिंपली नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लो। डेट ऑफ ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विस, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। जस्ट एग्जाम्पल के लिए कल का डेट यहाँ पे मैंने डाल दिया है। नेक्स्ट थिंग इज सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट एम्प्लॉय है, इंडक्टेड है या फिर प्रमोटेड है, ये तीन ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए। तो अभी न्यू ज्वाइनिंग है, इसका मतलब डायरेक्ट ही हमें कंसिडर करना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट थिंग, कैडर सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये जो ऑप्शन है कैडर सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड एम्प्लॉय कोड, इसके बाद वाला एंट्री, यहाँ पे हम लोग सेम नंबर एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर जो एक यूजर का यूनिक नंबर होता है, एम्प्लॉय आईडी उसका जो क्रिएट होता है, ये दोनों ऑप्शंस में हम लोग उसका एम्प्लॉय आईडी डाल सकते हैं। तो इस केस में मैं एक रैंडम एम्प्लॉय नंबर इसको दे रहा हूँ, ओके। कैडर आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड एम्प्लॉय कोड, इसमें हम लोग यूजर आईडी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी एग्जिस्ट का एरर दे रहा है मुझे, इसको एक चीज में हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज सर्विस अलॉटमेंट ईयर, ये ऑटोमेटिक इसने सिस्टम ने पिकअप कर लिया है 2024, क्योंकि उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग इस साल का था, इसलिए अलॉटमेंट ईयर भी 2024 आ गया है, ठीक है। तो ये पहले जो सेक्शन में इतनी सारी चीजें हैं ये हमें फिलअप करनी पड़ेगी, नए यूजर का मैपिंग हम लोग कर रहे हैं उस केस में। नेक्स्ट, लॉगिन डिटेल्स, अभी उसके लॉगिन से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे हमें फिलअप करनी पड़ेगी, ठीक है। न्यू यूजर है, अभी ये टेम्पररी लॉगिन आईडी एंड NIC LDAP आईडी, ये कब करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब न्यू यूजर को हमें मैप करना है, सिस्टम में ऑनबोर्ड करना है, तो ये तीसरा ऑप्शन जो है अदर लोकल LDAP, इसे हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखिए अगर नया एम्प्लॉय मैप कर रहे हैं उस केस में, ठीक है। एंड यहाँ पे यूजर नेम, यूजर का जो नेम है हमें यहाँ पे मैप करना है, यूजर नेम टाइप करेंगे। इसके बाद लॉगिन आईडी एंड ईमेल आईडी, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस हैं, लॉगिन आईडी एंड ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में उसका कंप्लीट ईमेल एड्रेस होगा यूजर का, ठीक है। जो भी यूजर आईडी क्रिएट किया गया है ई ऑफिस में लॉगिन करने के लिए, ईमेल आईडी, वो यहाँ पे कंप्लीट आ जाएगा। एंड लॉगिन आईडी में हम लोग यूजर नेम एंटर करेंगे, राइट। अभी देखिए मोस्ट केसेस में, 90% केसेस में ये यूजर नेम जो होता है, ये @ से पहले वाली जितनी चीजें हैं वही होता है मोस्ट केसेस में, लेकिन नॉट नेसेसरी। 100% केसेस में ऐसा नहीं होगा, कुछ केसेस में हो सकता है कि यूजर आईडी अलग है। ईमेल आईडी ये है मेरा anand123@gov.in, बट यूजर नेम अलग हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि anand123 ही मेरा यूजर नेम हो। तो ये यूजर नेम हम लोग कहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिस इंस्टेंस पे या फिर जिस डायरेक्टरी में हम लोगों का ईमेल एड्रेस क्रिएट हुआ है gov.in, तो उसे चेक करने के लिए भी एक ऑप्शन है हमारे पास, आईडी लुकअप। वो चीजें बाद में है, आईडी लुकअप पे आप चेक कर सकते हैं कि इस आईडी का यूजर नेम क्या है, और वो यूजर नेम आपको लॉगिन आईडी में एंटर करना है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में जो @ से पहले वाला डिटेल है वही यूजर नेम होगा, लेकिन नॉट नेसेसरी कि यूजर नेम
हमेशा वही हो, तो पहले आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई करना होगा। उसका आईडी तो क्रिएट हुआ है, उस आईडी से क्रिएटेड या फिर उस आईडी से लिंक्ड यूजर नेम क्या है, वो यूजर नेम चेक करके हमें यहाँ पर लॉगिन आईडी में डालना है। ओके, नेक्स्ट मैंडेटरी डिटेल इज डेट ऑफ बर्थ। तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन अपिलेशन। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द जेंडर एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉय हम लोग अपिलेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है तो उनके लिए डॉक्टर भी यूज किया जा सकता है, या फिर मिस्टर, मिसेस, मिस, नॉर्मली जो भी एपिलेशन है डिपेंडिंग ऑन द एम्प्लॉय हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट, नेम ऑटोमेटिकली पिकअप कर लिया है जो मैंने यूजर नेम में एंटर किया था। ये डिस्प्ले नेम होगा, ये जो यहाँ पर यूजर लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो शो करता है, देखिए ये नेम होगा जो हम लोग यूजर नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। नेक्स्ट थिंग, जेंडर। Based on the employee we have to enter the gender as well, and employee short name। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली सिस्टम ने इनिशियल्स उठा लिए हैं, जो मैंने नेम एंटर किया था उसका इनिशियल्स उठा लिया। तो शॉर्ट नेम अगर वैसा ही रखना चाहते हैं आप तो रख सकते हैं, या फिर कुछ अलग आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं तो वो भी कर सकते हैं एडिट करके। ठीक है, इसके बाद आएगा डेजिग्नेशन। यूजर का क्या डेजिग्नेशन है वो हम लोग हमारे ऑलरेडी क्रिएटेड लिस्ट में से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसको डेजिग्नेशन असाइन करेंगे। ठीक है, ये जो डेजिग्नेशन में ड्रॉप डाउन ऑप्शन शो कर रहे हैं ये ऑलरेडी क्रिएटेड होंगे। आप जो डेटा सबमिट करेंगे उस हिसाब से ऑलरेडी डेजिग्नेशंस क्रिएट होंगे। मान के चलते हैं कि कोई न्यू डेजिग्नेशन आया है जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में हमें नहीं शो कर रहा, तो वो डेजिग्नेशन पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके वो ड्रॉप डाउन में शो करेगा। और वो क्रिएट हम लोग कहाँ से करेंगे, डेजिग्नेशन क्रिएट करना हो, चाहे पोस्ट क्रिएट करना हो, या फिर कोई नया ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट करना हो, तो ये सारी चीजें हम लोग मास्टर डेटा क्रिएटर जो रोल दिया गया है उस रोल को यूज करके क्रिएट करेंगे। उसमें आएंगे हम लोग, उस रोल को भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप नोट करके रखिए कि कोई भी नई चीज ड्रॉप डाउन में क्रिएट करनी है पीआईएमएस से रिलेटेड, तो हम लोग उसको मास्टर डेटा क्रिएटर से जाके क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो फिलहाल रोल हमारा है दैट इज एडमिन क्रिएटर, इसमें हम लोग यूजर क्रिएट कर रहे हैं, नया यूजर क्रिएट कर रहे हैं। ओके, इसके बाद अपॉइंटमेंट टाइप। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट है तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो डायरेक्ट भी यहाँ पे रख सकते हैं। नेक्स्ट इज डेजिग्नेशन क्लासिफिकेशन। अभी ये भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर से रिलेटेड चीज है, ये जो डेजिग्नेशन का क्लासिफिकेशन होता है, तो इसको भी हम लोग अदर्स पे रख सकते हैं। अगर हमें उस एम्प्लॉय का एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन डेजिग्नेशन का नहीं पता है तो उसको हम लोग अदर्स ऑप्शन पे रख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको अदर्स पे ही रखना पड़ेगा। एंड डेजिग्नेशन लेवल, ये भी जो रैंक होता है इसको भी नॉट अवेलेबल आप रख सकते हैं अगर आपको उनका डेजिग्नेशन रैंक नहीं पता है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का, यूजर का। राइट, नेक्स्ट इज डेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट डेट। अभी ऐसा हो सकता है कि प्रमोशनल केसेस में ज्वाइनिंग डेट एम्प्लॉय का अलग हो और इस डेजिग्नेशन पे एम्प्लॉय कब से काम कर रहे हैं वो डेट अलग हो। ठीक है, इसलिए ये अलग से दिया हुआ है, वरना एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग डेट तो हम लोगों ने ऊपर फिल कर ही दिया था। ठीक है, अगर फ्रेश एम्प्लॉय है, न्यू एम्प्लॉय है, तो उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग ही उसका डेजिग्नेशन अपॉइंटमेंट डेट भी होगा। उस केस में आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फिर डेजिग्नेशन ज्वाइनिंग डेट एंड इफेक्टिव डेट ऑटोमेटिकली सिस्टम पिकअप कर लेगा। इतना करने के बाद मुझे यूजर पे क्लिक करना है, तो मेरा यूजर आईडी यहाँ पे यूजर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। राइट, तो देखिए कितनी चीजें इन्वॉल्व हैं जो हम लोग फ्रंट एंड से कर रहे हैं। इतनी सारी डिटेल्स हमें फिल करनी पड़ती हैं कि यूजर को ऑनबोर्ड करने के लिए। सिर्फ ऑनबोर्ड किया है, उसको कोई पोस्ट असाइन नहीं किया अब तक, किसी ऑफिस का हिस्सा अभी तक नहीं बनाया है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने नहीं दिया है। सिर्फ यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको इतनी सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और ये पूरा पार्ट जो है हम लोग पीआईएमएस टेम्पलेट अगर फिल करके प्रॉपर फॉर्मेट में इसको भेजते हैं तो ये सारी चीजें बैकएंड से ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, स्क्रिप्ट थ्रू जनरेट हो जाएगा।
लेकिन ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि यूजर ऑनबोर्ड करने के लिए क्या क्या करनी पड़ते हैं, क्योंकि अगर न्यू ज्वाइनिंग आएगा तो एक पर्टिकुलर यूजर के लिए तो हम लोग स्क्रिप्ट नहीं क्रिएट कर सकते बैकएंड से, तो उसे हमें फ्रंट एंड से मैन्युअली ही मैप करना पड़ेगा। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए एज एन एडमिन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा होगा। नया यूजर क्रिएट करने के लिए आपको बस क्रिएट न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करना है, जो फॉर्म आपके पास ओपन होगा उसमें डिटेल्स फिलअप करनी है एंड क्रिएट यूजर पे क्लिक करना है, राइट। इतनी चीजें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट पार्ट पे अभी आ जाते हैं। देखिए क्रिएट न्यू यूजर, अब मैं इसमें क्रिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टेंस रनिंग है, लेकिन आपको बस क्रिएट यूजर पे क्लिक करना है, आपका यूजर क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, पहला ऑप्शन है सर्च एम्प्लॉय। ऑलरेडी अगर क्रिएटेड है एम्प्लॉय, ठीक है, तो उसको सर्च करना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। सर्च करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो पैरामीटर्स हैं इनमें से जो मैंडेटरी फील्ड है उसको मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। रेलटेल ट्रेनिंग इंस्टेंस, ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है। प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन आपके केस में हो सकता है छत्तीसगढ़, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, राइट। अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट से आपको सर्च करना है तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और एल्स डायरेक्ट सर्च कर देंगे तो इस प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने यूजर्स मैप्ड हैं सारे आपको इस लिस्ट में शो करेंगे। देखिए यहाँ पे 229 एंट्रीज हैं, तो सारा लिस्ट मुझे शो कर रहा है 229 एंट्रीज। अभी इस 229 में से मुझे कौन सा पर्टिकुलर यूजर सर्च करना है, वो मैं इस सर्च बार में उसका नाम टाइप करके या फिर उसका डेजिग्नेशन टाइप करके, या फिर इतनी जितनी एंट्रीज हैं उसका एम्प्लॉय कोड मुझे याद है, लॉगिन आईडी याद है, मोबाइल नंबर याद है, तो कोई भी एंट्री से मैं उसको सर्च कर सकता हूँ। ठीक है। नॉर्मली यूजर को जो ऑलरेडी मैप्ड है उसको हम लोग सर्च क्यों करेंगे, जब एज एडमिन हमारे पास कोई कंप्लेंट आए कि मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मेरा जो आपने स्पेलिंग मैप किया है वो स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग ठीक करना है, या फिर मेरा डेट ऑफ बर्थ आपने गलत डाल दिया है, ये आपको बैकएंड से ठीक करना है। लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ तो लॉगिन, सबसे पहली चीज हम लोग क्या देखेंगे, अगर यूजर कोई लॉगिन नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है उसका जो लॉगिन आईडी हम लोगों ने एंटर किया या फिर ईमेल आईडी एंटर किया उसमें कुछ मिस्टेक हमने कर दिया है बैकएंड से, इसीलिए यूजर शायद लॉगिन नहीं कर पा रहा है। तो उसका जो एक्चुअल ईमेल आईडी है वही हम लोगों ने मैप किया है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम लोग यहाँ से यूजर को सर्च करेंगे। ठीक है। तो कैसे यूजर को सर्च करेंगे, ये देखिए इतने सारे पैरामीटर्स है, कोई भी आप पैरामीटर यहाँ पे डाल सकते हैं। इसको मैं, देखिए आकाश एक यूजर है, एग्जाम्पल के लिए उनको सर्च किया मैंने, उनका नाम यहाँ पे टाइप कर दिया, और ये जो कॉर्नर में एक्शन का एरो एक बना हुआ है उस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे उस पर क्लिक किया, देखिए एक सेकेंड टैब में आकाश जो यूजर है उनकी डिटेल्स मेरे पास आ गई। ठीक है। तो उसका जो बेसिक डिटेल्स है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, लॉगिन आईडी, जेंडर और बाकी सारी चीजें, एम्प्लॉय कोड, वो सारी चीजें, और डेजिग्नेशन, ये तो यहाँ पे शो कर ही रहा है। ठीक है। इसमें अगर आपको लगता है कोई चेंजेस करना है तो आप यहाँ से देखिए पर्सनल इन्फो, लेफ्ट हैंड साइड पे पर्सनल इन्फो का एक एक्सपांड कर दिया है मैंने उस ऑप्शन को, प्लस पे क्लिक करके। देखिए इतनी सारी चीजें हैं उसकी पर्सनल डिटेल्स, आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा पहले कि उसका लॉगिन नहीं हो रहा है, यूजर का अगर कंप्लेंट है कि लॉगिन नहीं कर पा रहा है तो एम्प्लॉय अकाउंट में जाके आप अपडेट लॉगिन आईडी पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। जो भी उसका लॉगिन आईडी है, अगर इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप नया यहाँ पे डाल सकते हैं और उसको सबमिट कर देंगे तो आपका एडिट हो जाएगा या फिर चेंज हो जाएगा लॉगिन आईडी, अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एम्प्लॉय डिटेल्स में पर्सनल इन्फो में अगर देखूँ डेजिग्नेशन, ठीक है, डेजिग्नेशन आपको अगर अपडेट करना पड़े किसी एम्प्लॉय का तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं उसको। मान लीजिए अभी यहाँ पर एलडीसी है कोई, ठीक है, इस एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन एलडीसी है, एक साल बाद प्रमोशन हो जाता है, यूडीसी बन जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप उनका डेजिग्नेशन चेंज कर सकते हैं। उस डेजिग्नेशन पे किस डेट से अपॉइंट किया गया उनको, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर अपॉइंटमेंट डेट में फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं, तो उस एम्प्लॉय का जो डेजिग्नेशन है अपडेट हो जाएगा। ये आपको प्रमोशनल केसेस में इसकी जरूरत पड़ेगी। पहले डेजिग्नेशन अपडेट करना पड़ेगा एम्प्लॉय का, तो आप यहाँ से आके एम्प्लॉय को पहले सर्च करेंगे, फिर पर्सनल इन्फो में से डेजिग्नेशन इन्फॉर्मेशन पे आएंगे और यहाँ से उसका डेजिग्नेशन चेंज करेंगे, राइट। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे देखिए बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मैं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं,
वही डिस्कस कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए बायोलॉजिकल इन्फो, कॉन्टैक्ट इन्फो, एड्रेस, फोटोग्राफ, ये सारी चीजें भी अपडेट कर सकते हैं यूजर के लिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यूजर खुद भी अपने आईडी में लॉगिन कर सकता है। जैसे लॉगिन करने के बाद हम लोगों ने देखा था लेफ्ट, ये देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल, अगर मेल है तो मेल का सिंबल आता है यूजर का फोटो, और फीमेल है तो फीमेल के लिए आएगा वैसा। लेकिन अगर आप खुद का फोटोग्राफ वहां पे अपडेट करना चाहते हैं तो ये यूजर खुद के आईडी से भी लॉगिन करके कर सकते हैं। एज एन एडमिन हम लोग तो कर ही सकते हैं यूजर के लिए, लेकिन ये यूजर खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एंड जो हमें यूजफुल होने वाली है जब यूजर की क्वेरीज आएंगी, उस हिसाब से मैं चीजें यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैंने पहली चीज डिस्कस की लॉगिन आईडी। आप एम्प्लॉय अकाउंट में जाके, जो कि एम्प्लॉय अकाउंट आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा, यहाँ पे जाके लॉगिन आईडी अपडेट कर सकते हैं अगर एम्प्लॉय का कंप्लेंट है लॉगिन नहीं कर पा रहा है। या फिर ट्रांसफर केस में, प्रमोशन केस में अगर उनका डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है तो पर्सनल इन्फो में आके डेजिग्नेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट में देखिए एक ओयू असाइनमेंट, डी असाइनमेंट ऑप्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओयू का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। ठीक है। अभी उस एम्प्लॉय का मैपिंग एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनको ड्यूअल रोल्स है, मल्टीपल रोल्स है। तो ये केस भी हम लोग फेस कर सकते हैं कि इनको पहले तो ठीक है डेटा सेंटर में काम कर रहा है ये बंदा, लेकिन इनको एक और रोल दिया गया है, अभी एडमिन डिपार्टमेंट में भी इनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ठीक है। तो मुझे इनका मैपिंग जो है उसमें एडमिन डिपार्टमेंट का ओयू, एडमिन डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन यूनिट भी ऐड करना पड़ेगा, तब मैं इनको ड्यूअल रोल दे सकता हूँ। ठीक है। अगर एक ही ओयू में डेटा सेंटर ही उनका यूनिट है, लेकिन डेटा सेंटर में ही दो रोल्स दिए गए हैं, तब तो मुझे ओयू चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन दो अलग अलग यूनिट्स में अगर उनको मल्टीपल रोल्स हैं तो मुझे दूसरा यूनिट भी उनको असाइन करना पड़ेगा। तो वो आप यहां से आके कर सकते हैं। ओके। एक तो यूनिट उनका ऑलरेडी हम लोग जब एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं, मैप करते हैं, तभी उनको असाइन किया गया था, दैट इज ऑफिस ऑफ डेटा सेंटर। बट उनको एक और यूनिट में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। कई केसेस आपको मिलेंगे कि जिनको मल्टीपल रोल्स हैं, कई यूजर्स को मल्टीपल रोल्स होंगे, तो उनका जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका यूनिट आप यहाँ से आकर ऐड करेंगे। ठीक है। प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन में पहले आप सर्च करेंगे कि कितने ओयूज हैं। देखिए इतने सारे ओयूज हैं। मान लेते हैं कि इनको अकाउंट सेक्शन में भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो मैं अकाउंट सेक्शन सिलेक्ट करके यहाँ पर मूव करूंगा और फिर उसको सेव कर दूंगा। तो इनको अकाउंट सेक्शन का भी ओयू मिल जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट मिल जाएगा। फिर अकाउंट सेक्शन में उनको किसी पोस्ट पे असाइन किया होगा वो पोस्ट में उनको दे सकता हूँ, लेकिन पहले ओयू असाइन करना पड़ेगा। ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ओयू असाइनमेंट, डी असाइनमेंट। राइट। तो क्रिटिकल चीजें यहाँ पर इतनी ही है पर्सनल इन्फो में एम्प्लॉय की। या तो आप लॉगिन आईडी चेंज कर सकते हैं अगर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं यूजर, डेट ऑफ बर्थ, डेजिग्नेशन चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक है तो वहां पे जाके उस चीज को चेंज कर सकते हैं, स्पेलिंग में एम्प्लॉय के मैपिंग के मिस्टेक है तो वो भी पर्सनल इन्फो से आप चेंज कर सकते हैं। एंड लास्ट चीज हम लोगों ने देखा ओयू असाइनमेंट, डी असाइनमेंट। मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब एक पर्टिकुलर यूजर को होंगी तब हम लोग वो वाला ऑप्शन यूज करेंगे। ठीक है। ये बस आप फिलहाल के लिए नोट करके रखिए। ये सारी चीजों से हम लोग फेमिलियर तब होंगे जब एक हाथ दूसरा केस हम लोग खुद करेंगे एडमिन अकाउंट यूज करके। ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आप नोट करके रखिए कि किस ऑप्शन से क्या आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट ट्रांसफर, ये जो तीसरा ऑप्शन है डायरेक्ट ट्रांसफर यहाँ पे दिया गया है। ये क्यों, कब हम लोग यूज करेंगे, जब किसी एम्प्लॉय को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से दूसरे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, अगर उसका ट्रांसफर हो गया है तो ये ऑप्शन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। एक कोई भी यहाँ से मैंडेटरी फील्ड में सिलेक्ट कर लूंगा, प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन ही मैंडेटरी है तो उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। आपके केस में हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। बार बार मैं इस चीज को दोहरा रहा हूँ क्योंकि अभी ट्रेनिंग इंस्टेंस यहाँ पे शो कर रहा है। आप जब अपने इंस्टेंस पे लॉगिन करेंगे, आपका जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम यहाँ शो करने वाला है। ठीक है। तो देखिए इतने यूजर्स हैं, अभी किसका ट्रांसफर करना है मुझे, उस यूजर को सर्च कर लेता हूँ। फिर से हम लोग आकाश को ही लेंगे, आकाश फेवरेट है। और ये देखिए इनिशिएट ट्रांसफर एक्शन में, ये लास्ट कॉर्नर में देखिए एरोस शो किए गए, इनिशिएट ट्रांसफर, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए मुझे क्या एरर शो कर रहा है।
फॉर प्राइमरी पोस्ट ट्रांसफर फर्स्ट रिलीव एम्प्लॉय फ्रॉम सिलेक्टेड प्राइमरी पोस्ट। ठीक है, ये एरर मुझे शो किया। इसको मैं आकाश को ट्रांसफर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ डायरेक्टली यहाँ से? ट्रांसफर करने से पहले मुझे उसका जो ऑलरेडी असाइंड पोस्ट है, वो जिस पोस्ट पे ऑलरेडी असाइंड है, उससे रिलीव करना पड़ेगा, उसके बाद मैं उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ट्रांसफर को हम लोग होल्ड पे रखेंगे। जो रिलीव करने वाला पार्ट है, एम्प्लॉय को ऑलरेडी असाइंड पोस्ट से रिलीव करने वाला पार्ट है, वो दूसरे रोल में है, और वो रोल है पोस्ट एडमिन। ठीक है, पोस्ट एडमिन। एडमिन क्रिएटर में इतनी चीजें हैं। अगर आपको किसी एम्प्लॉय को सर्च करना है ऑलरेडी जो मैप्ड है, उससे रिलेटेड डिटेल्स में कुछ चेंजेस करनी है, तो आप सर्च एम्प्लॉय से कर सकते हैं। नया यूजर ऑनबोर्ड करना है तो क्रिएट न्यू एम्प्लॉय से कर सकते हैं। और उसको ट्रांसफर करना है किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर को, तो डायरेक्ट ट्रांसफर से कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट ट्रांसफर अभी हम लोग ने देखा कि काम नहीं किया। काम क्यों नहीं किया? क्योंकि आकाश जो है, जिसको हम लोग ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऑलरेडी उसको एक पोस्ट मैप्ड है, उससे मैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव करूंगा, तभी मैं उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग पोस्ट एडमिन में क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं। ये जो रिलीव करने वाला पार्ट है एम्प्लॉय को, ये पोस्ट एडमिन में है। ठीक है, तो मैं पोस्ट एडमिन रोल पे स्विच करता हूँ। देखिए, एडमिन क्रिएटर पे था मैं, अभी मैं पोस्ट एडमिन पे स्विच कर रहा हूँ। तो मुझे एक कंफर्मेशन पॉपअप आ गया है, उसको ओके कर देता हूँ, तो मेरा रोल स्विच हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो चीजें मुझे दिख रही है, पोस्ट एडमिन रोल में जो चीजें हैं वो यहाँ पर शो कर रही है। देखिए, पोस्ट रिलेटेड डिटेल्स आपको फर्स्ट ऑप्शन में शो करेगी, पोस्ट एक्लॉन में। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन यूनिट से रिलेटेड चीजें आपको ऑर्गेनोग्राम में शो करेगी। और रैपर कंप्लीट सेक्शन, जो हम लोग ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ हमारा मेन ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद उसमें अलग अलग रैपर्स भी हो सकते हैं। रैपर्स का मतलब है अलग अलग यूनिट्स, वर्किंग यूनिट्स, वो जोग्राफिकली भी अलग लोकेशन पे हो सकते हैं। ठीक है, वो रैपर्स होंगे आपके। और एक पर्टिकुलर रैपर के अंदर डिफरेंट ऑफिसेस होंगे, दैट इज ऑर्गोनोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स। जैसे कि ऑफिस, अगर मान लेते हैं कि एचआर डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है आपका गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो उस डिपार्टमेंट में ऑफिस जीएम एडमिन होंगे, डीजीएम एडमिन होंगे, राइट, या फिर एजीएम एडमिन हो सकते हैं। ये सारे आपके ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स होंगे। ठीक है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट के अंदर कुछ पोस्ट भी क्रिएट होंगे आपके, राइट। जैसे एक यूनिट के अंदर अंडर जीएम एडमिन मेरे डिफरेंट पोस्ट हो सकते हैं। एक प्राइमरी पोस्ट होगा जीएम एडमिन, उसके बाद डीजीएम, एजीएम, या फिर मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, डेप्यूटी मैनेजर्स, वो सारे जो पोस्ट हैं अंडर वन पर्टिकुलर प्राइमरी पोस्ट या फिर एक पर्टिकुलर जीएम एडमिन, उनके अंदर ये सारे एडमिन डिपार्टमेंट से रिलेटेड पोस्ट क्रिएट होंगे। ठीक है, तो ये एक ट्री वाइज स्ट्रक्चर जाएगा। सबसे पहले आपका बेस ऑर्गेनाइजेशन होगा, दैट इज गोइंग टू बी गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। उसके अंदर आपका रैपर ऑर्गेनाइजेशन होगा। रैपर के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स होंगे, और ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट्स के अंदर वेरियस पोस्ट होंगे। ठीक है, ये ट्री स्ट्रक्चर बनेगा इन शॉर्ट, राइट। पोस्ट एक्लॉन में देख लेते हैं, ये पोस्ट डिटेल ट्री यहाँ पर शो किया गया है। ये देखिए, यहाँ पर एक ट्री है मेरे पास। मैं यहाँ का जो ट्री है उसको शो करके आपको दिखा देता हूँ। एक पर्टिकुलर यूनिट एकेडमिक का ही ले लेते हैं, शो एस्टैब्लिशमेंट कर लेते हैं। ये अभी शायद स्क्रीन पे आपको शो नहीं कर रहा होगा, लेकिन देखिए ये यूनिट वाइज यहाँ पे मुझे चीज़ें शो की जा रही हैं। ओके, सेशन लॉग आउट।
पोस्ट स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे। ये देखिए पोस्ट डिटेल ट्री यहाँ पे स्क्रीन पे वो प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन इसको आप ट्री स्ट्रक्चर की तरह समझिए। सबसे प्राइमरी पोस्ट आपका सब ऊपर होगा, उसके अंदर उस पोस्ट के अंदर आपके सेकेंडरी पोस्ट सारे मैप होंगे। ठीक है, तो ये पोस्ट मैपिंग करते वक्त भी अगर हम लोगों ने यूजर को तो मैप कर दिया, यूजर अकाउंट तो क्रिएट कर दिया, लेकिन उसका पोस्ट मैपिंग अगर मैं करना चाहता हूँ, उसको पोस्ट असाइन करना चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर भी मैंने उसको मैप कर दिया, लेकिन उसको पोस्ट असाइन नहीं किया अब तक, तो मुझे ट्री स्ट्रक्चर, हायरार्की स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। डायरेक्टली मैं उस एम्प्लॉय को मैप नहीं कर सकता, पहले मुझे उसका पेरेंट सर्च करना पड़ेगा। अभी मान लेते हैं हम लोग जिस यूजर को मैप कर रहे थे, ठीक है, आनंद मैंने नाम एक टाइप किया था, आनंद को हम लोगों ने उसका यूजर अकाउंट क्रिएट कर दिया। अभी उसका पोस्ट मैपिंग मुझे करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पोस्ट स्ट्रक्चर पे मैं आता हूँ, पहला ऑप्शन जो है यहाँ से। ठीक है, पहले मैं एक मेरा प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन डाल के सर्च कर लेता हूँ, तो इतने सारे पोस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। अभी मुझे आनंद का मैपिंग करना है, तो आनंद का पेरेंट पहले मुझे सर्च करना पड़ेगा। किसी भी यूजर को मैप करने से पहले, उसको पोस्ट असाइन करने से पहले आपको पहले उनका पेरेंट सर्च करना पड़ेगा, राइट। तो आनंद के जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे, मैं पहले उनको सर्च करूंगा, ठीक है, और उनके अंडर मुझे आनंद का एक पोस्ट क्रिएट करना है, राइट। तो यहाँ से पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर मैं सर्च कर लेता हूँ, इन्हीं को सर्च कर लेते हैं जिनके अकाउंट से लॉगिन किया है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो अनन्या मैडम है, डायरेक्टर हैं, इनके अंडर मुझे मैपिंग करना है आनंद का। तो उनके अकाउंट को मैंने सर्च किया, देखिए उनका यहाँ पर डिटेल्स शो कर रहा है, और ये जो एरो है इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो उनके अंडर जितने पोस्ट क्रिएट किए गए हैं वो मुझे यहाँ पर शो कर रहे हैं। देखिए उनका डायरेक्टर पोस्ट है, तो डेप्यूटी डायरेक्टर एक पोस्ट यहाँ पर क्रिएट किया गया है, लेकिन उस पर कोई एम्प्लॉय असाइन नहीं है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन है रिलीव एम्प्लॉय। ये रिलीव एम्प्लॉय हम लोग कब करेंगे, हमें एक एरर दिया था, डायरेक्ट ट्रांसफर करने से पहले एक एरर दिया था। देखिए, तो एम्प्लॉय को अगर रिलीव करना है उसके ऑलरेडी असाइन पोस्ट से, तो आप पहले उसको सर्च कर सकते हैं और फिर इस ऑप्शन में आके उसको उसके ऑलरेडी असाइन पोस्ट से रिलीव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये व्यू एम्प्लॉय पोस्ट ऑप्शन आ रहा है, ऑलरेडी क्या क्या चीजें उसको असाइन की गई हैं, कौन सा पोस्ट है, नेचर ऑफ पोस्टिंग क्या क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे शो करेंगी सेकेंड ऑप्शन में। ठीक है, क्रिएट चाइल्ड पोस्ट, ये ऑप्शन मैं यूज करूंगा अगर मुझे नया पोस्ट इनके अंडर, अंडर डायरेक्टर मुझे आनंद का मैपिंग करना है, आनंद का डेजिग्नेशन है एलडीसी मान लेते हैं, तो मुझे एक पोस्ट क्रिएट करना पड़ेगा इनके अंडर, दैट इज क्रिएट चाइल्ड पोस्ट। ठीक है, तो मैं क्रिएट चाइल्ड पोस्ट पे आऊंगा और यहाँ से ड्रॉप डाउन में एलडीसी सर्च करूंगा, क्योंकि आनंद का पोस्ट एलडीसी है, यहाँ पे तो फिलहाल मिलेगा नहीं वो। ये देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, ये पोस्ट मुझे क्रिएट करना है, तो यहाँ से मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। पोस्ट रैंक अगेन यहाँ पर नॉट अवेलेबल ऑप्शन में सिलेक्ट करूंगा, बिकॉज लोअर डिवीजन क्लर्क का जो पोस्ट है उसका रैंक वैसे अवेलेबल नहीं है, इसलिए नॉट अवेलेबल ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया मैंने। एंड ये हार्ड एरिया, सेंसिटिव एरिया, सॉफ्ट एरिया, तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। तो बेस्ड ऑन द वर्किंग लोकेशन हम लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। मोस्टली आपको सॉफ्ट एरिया पोस्ट पे ही रखना है, क्योंकि ये जो पोस्ट का यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, कैटेगराइज इसको किया गया है, ये ऑप्शन हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं या फिर बॉर्डर से क्लोज जो एरियाज हैं उनसे रिलेटेड ही हैं ये चीज़ें। और ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑफिसर्स वर्क कर रहे हैं वो क्रिटिकल पोजीशंस पे, तो उनके लिए उनका पोस्ट को एरिया वाइज वहाँ पे सेग्रीगेट किया है। हमें इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली इसको सॉफ्ट एरिया पोस्ट पे रखना है। ठीक है, एंड इसको मैं सेव कर दूंगा। तो जैसे ही मैं सेव कर देता हूँ, देखिए एक पॉपअप आया, ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट सेव सक्सेसफुली। तो देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क का भी एक यहाँ पर पोस्ट क्रिएट कर दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉय तो असाइन नहीं है, तो मुझे एम्प्लॉय असाइन करना पड़ेगा इस पोस्ट पे। आनंद का जो अकाउंट मैंने क्रिएट किया था पहला रोल यूज करके, एडमिन क्रिएटर वाला रोल यूज करके,
ठीक है। ये एडमिन क्रिएटर से जो मैंने आनंद का अकाउंट क्रिएट किया था, उस अकाउंट को अभी मुझे एक पोस्ट मैप करना पड़ेगा। तो पोस्ट एक्लॉन में आके मैंने वो पोस्ट भी क्रिएट कर दिया, राइट। अनन्या मैडम उसकी रिपोर्टिंग ऑफिसर थी, वो पोस्ट भी क्रिएट कर दिया। अभी उस पोस्ट के साथ एम्प्लॉय का अकाउंट को मुझे मैप करना है, राइट। तो फिर से मैं सर्च करता हूँ उसको। मैंने किसके अंडर क्रिएट किया था? अनन्या मैडम के अंडर। यहाँ पर मैं फिर से सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, ये लोअर डिवीजन क्लर्क मैंने पोस्ट सर्च किया। अभी यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या आ रहा है। असाइन एम्प्लॉय, ठीक है, इस पोस्ट पे मुझे एक असाइन करना है एम्प्लॉय को। असाइन एम्प्लॉय पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए एस्टैब्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर अगर मैं सर्च करूंगा तो इतने यूजर्स हैं। यहाँ पर मुझे आनंद का भी लिस्ट दिखेगा, आनंद का भी नाम मुझे यहाँ पर शो करेगा। देखिए ये अभी हम लोगों ने क्योंकि यूजर क्रिएट नहीं किया था, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बता रहा था। तो देखिए ये टेस्ट यूजर है, इसको क्रिएट किया गया है। आपको इस लिस्ट में दिखेगा, जो भी यूजर आपने क्रिएट किया इस लिस्ट में दिखेगा। आपको सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूँ कंटिन्यू, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद उसका नेचर ऑफ पोस्टिंग क्या है, रेगुलर चार्ज है, एडिशनल चार्ज है। अगर फर्स्ट ही चार्ज है तो रेगुलर ही रहेगा। उसके बाद देखिए प्राइमरी और ओयू हेड, ये दो चेकबॉक्स मुझे मिलते हैं। इसमें से मुझे प्राइमरी को टिक करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्राइमरी पोस्ट है वो, उसका प्राइमरी पे टिक करना पड़ेगा। ओयू हेड, ओयू हेड पे मैं कब टिक करूंगा? जब जिस एम्प्लॉय को मैं मैप कर रहा हूँ वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का हेड है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये जितने भी हेड्स हैं वो ऑलरेडी हम लोग क्रिएट करेंगे बैकएंड से। न्यू यूजर जो है उस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का पार्ट है, ही इज नॉट द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ही और शी इज नॉट द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उस केस में मैं सिर्फ प्राइमरी पे टिक करूंगा। अगर वो उस यूनिट के हेड है तो यहाँ पर भी मुझे टिक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज मार्किंग एब्रीवेशन। अभी मार्किंग एब्रीवेशन इस टर्म से भी हम लोग सारे अवेयर होंगे कि व्हाट इज मार्किंग एब्रीवेशन। अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि जो आप पीआईएमएस टेम्पलेट क्रिएट करेंगे तो हो सकता है जितने 5000 एम्प्लॉयज हैं तो एलडीसीज, बहुत सारे एलडीसीज होंगे और कई बार उनका नाम भी कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग मार्किंग एब्रीवेशन एंटर करके उस यूजर को एक यूनिक आइडेंटिटी दे देंगे, राइट। तो मार्किंग एब्रीवेशन हर यूजर के लिए यूनिक होगा। 5000 यूजर्स हैं तो 5000 मार्किंग एब्रीवेशंस होंगे वहां पे। ये हो सकता है कि एलडीसीज, एक डिपार्टमेंट में 10 एलडीसीज हैं, राइट। तो उस 10 एलडीसीज में से कई बार नाम भी कॉमन हो सकता है। किसी का अक्षय नाम हो गया या फिर अशोक, अभिषेक, ऐसे नाम होते हैं जो कॉमन भी होते हैं कई बार। तो सर्च करते वक्त अगर आप जैसे फाइल, कल हम लोगों ने देखा फाइल सेंड करते वक्त अगर मैं नाम से सर्च कर रहा हूँ तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अगर दो कॉमन लोग हैं एक ही नाम के और दोनों का डेजिग्नेशन भी सेम है, एलडीसी है, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि किसको एग्जैक्टली सेंड करना है। तो उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ये मार्किंग एब्रीवेशन वाला कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया है। इसीलिए वो यूनिकनेस शो करता है, हर एम्प्लॉय के लिए यूनिक होता है, राइट। तो मार्किंग एब्रीवेशन आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मार्किंग एब्रीवेशन आपको क्या एंटर करना है? आइदर आप उसकी पोस्ट की डिटेल्स ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए उसका जो पोस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क मैंने क्रिएट किया, उसके डिपार्टमेंट का डिटेल्स ले सकते हैं और उसका जो नाम है उसका इनिशियल्स ले सकते हैं। और उस हिसाब से आप मार्किंग एब्रीवेशन क्रिएट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए। जैसे अभी यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क है तो मैं मार्किंग एब्रीवेशन डाल दूंगा एलडीसी, उसको फिर हाइफन दे के एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट से है वो तो ESTT डाल दूंगा। और यहाँ पे उसका जो इनिशियल्स है नाम का, आनंद हम लोगों ने कंसिडर किया था लेकिन यहाँ पे ये मैडम जो है काव्या इनका नाम है, तो KV या फिर जो भी आप चाहें वैसा मार्किंग एब्रीवेशन उसका क्रिएट कर सकते हैं, उसके नाम का, उसके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का इनिशियल उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनिक बन जाएगा। अभी इस एब्रीविएशन के साथ कोई भी दूसरा यूजर क्रिएटेड नहीं होगा हमारे पास, राइट। तो आप उनके इनिशियल्स भी यूज करके उनको एक यूनिकनेस, यूनिक आइडेंटिटी दे सकते हैं मार्किंग एब्रीविएशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है
इसको आप समझ लीजिए, जब आप पीआईएमएस डेटा शायद आप लोगों ने क्रिएट कर भी दिया होगा, लेकिन अगर किसी नए एम्प्लॉय को मार्क करते हैं तो ये मार्किंग एब्रीविएशन भी आपको उसके लिए यूनिक क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बाद उसका ऑर्डर नंबर, जो भी हम लोग मैपिंग कर रहे हैं उसका कोई ऑफिस ऑर्डर होगा, राइट, उसका पोस्ट पे जब ज्वाइनिंग होने वाला होगा तो उसका एक ऑफिस ऑर्डर, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह भी हो सकता है, तो वो ऑर्डर, अगर लेटर का कोई नंबर है तो हम लोग यहाँ से उस नंबर को सिलेक्ट करेंगे। उस ऑर्डर का जो डेट होगा वो डेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, एंड जो डॉक्यूमेंट है, ऑफिस ऑर्डर है, उसको अपलोड करेंगे यहाँ से। ये तीनों चीजें मैंडेटरी हैं। इसके बाद मैं असाइन पे क्लिक करूंगा तो मेरा एम्प्लॉय जो मैंने पर्टिकुलर पोस्ट क्रिएट किया था उसके साथ असाइन हो जाएगा। मैं कर नहीं रहा हूँ बिकॉज ये ट्रेनिंग इंस्टेंस भी काफी लोग यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए जो एम्प्लॉय नॉट असाइन लिख के आ रहा है, जिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का ये प्रोसीजर फिलअप करके हमने ओके कर दिया, तो यहाँ पर उसका, जैसे यहाँ पर शो कर रहा है देखिए, डायरेक्टर के डेजिग्नेशन पे, डायरेक्टर के पोस्ट पे अनन्या मैडम असाइन हैं, उनका नाम असाइन है, तो यहाँ पर भी जिसे भी हम लोग असाइन करेंगे नए एम्प्लॉय को मैप करने के बाद उसका यहाँ पर डिटेल्स शो करेगा। ओके, तो दिस इज द प्रोसीजर। आपने पहले एम्प्लॉय अकाउंट क्रिएट किया एडमिन क्रिएटर यूज करके, फिर पोस्ट एडमिन में आके आपने पहले उनका पेरेंट सर्च किया, यहाँ से पोस्ट एक्लॉन से, पोस्ट स्ट्रक्चर से पेरेंट सर्च करने के बाद उस पेरेंट के पोस्ट के अंडर आपने एक चाइल्ड पोस्ट क्रिएट किया और उस पोस्ट के साथ जो आपने एम्प्लॉय क्रिएट किया था उसको मैप कर दिया। दैट्स इट। ये सीक्वेंस ध्यान में रखिए। एम्प्लॉय पहले आपको क्रिएट करना है, एम्प्लॉय क्रिएशन के बाद उसका पेरेंट सर्च करना है, पेरेंट पोस्ट में एक चाइल्ड पोस्ट क्रिएट करना है और उस चाइल्ड पोस्ट पर उस एम्प्लॉय को असाइन कर देना है। ठीक है, ये सीक्वेंस हमें फॉलो करना पड़ेगा जब हम लोग किसी नए यूजर के लिए मैपिंग कर रहे हैं उस केस में। ठीक है, अगर ऑलरेडी मैप्ड यूजर है, बस उसका ट्रांसफर वगैरह करना है, तो आप यहीं से उसको सर्च कर सकते हैं यूजर को। जैसे हम लोगों को आकाश का ट्रांसफर हम लोग करना चाह रहे थे, लेकिन वो रिलीव नहीं किया था, उसको ऑलरेडी असाइन पोस्ट से, इसलिए नहीं कर पाए। तो देखिए उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर आके उस पर्टिकुलर यूजर को सर्च करना है जिसका ट्रांसफर हुआ है। मान के चलते हैं कि यही है यूजर, और यहाँ पे आके, ओके, दूसरा यूजर देख लेते हैं। उस यूजर को सर्च करने के बाद यहाँ से उसको रिलीव कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, रिलीव एम्प्लॉय अगर ट्रांसफर हुआ है तो क्रिएट चाइल्ड पोस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ये दो ऑप्शंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ओके, पोस्ट एडमिन से आप ये चीजें कर सकते हैं। ऑर्गेनोग्राम में अगर कोई नया ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट होता है आपके ऑफिस में या फिर अंडर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे आके उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। ये आप ज्यादा यूज नहीं करेंगे इस ऑप्शन को, क्योंकि बैकएंड से सारे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स क्रिएट हो ही जाएंगे। अगर कोई नया यूनिट क्रिएट कर होता है आपके ऑफिस में, ओनली इन दैट केस आपको यहाँ पे आके कुछ नया एडिशन करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आके आप उस चीज़ों को कर सकते हैं। प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन मेरा ट्रेनिंग इंस्टेंस ही रहेगा, आपके केस में वो गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ रहेगा। तो अंडर दैट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, अंडर विच पर्टिकुलर सेक्शन मैं यूनिट मेरा क्रिएट करना चाहता हूँ, वो यहाँ से मुझे सिलेक्ट करके क्रिएट करना पड़ेगा। फिलहाल तो कोई चाइल्ड नहीं है। टेस्ट में देखिए क्रिएट चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है क्रिएट चाइल्ड। जैसे पोस्ट पहले मैंने एक सर्च किया बॉस का और उसके अंडर जो नया एम्प्लॉय मैप करना है उसका चाइल्ड पोस्ट क्रिएट किया, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन यूनिट भी अगर आपको कोई नया क्रिएट करना है तो पहले उसका पेरेंट यूनिट सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उस पेरेंट यूनिट के अंदर एक चाइल्ड यूनिट में क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, ये ज्यादा यूजफुल नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि ये बहुत रेयर केस सिनेरियो में होगा कि कोई नया सेक्शन या फिर कोई नया यूनिट हम लोगों को क्रिएट करना पड़े। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज में आई एम श्योर कि आपको एक बार असिस्टेंस लगेगा ही। ठीक है, तो जो भी सपोर्ट के लिए आपके पास यूजर्स होंगे उनसे आप
सपोर्ट ले सकते हैं। इसके लिए भी एनआईसी से सपोर्ट होगा, रेलटेल से सपोर्ट होगा। तो उस टाइम पे आप इसको सपोर्ट लेके कर सकते हैं पहली बार के लिए, और एक दो बार जब आप ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर लेंगे एज एडमिन, फिर उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और पता चल जाएगा कि किस केस में क्या परफॉर्म एक्टिविटी करना है। ठीक है, बस रोल्स में स्विच करके प्रॉपरली उन चीजों को आपको परफॉर्म करना है। फिलहाल के लिए बस आप नोट डाउन करते जाइए कि किस ऑप्शन का, किस फीचर का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो पोस्ट एडमिन का पार्ट भी अभी यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिया है। दो रोल्स का पार्ट हमने कवर किया, एडमिन क्रिएटर एंड पोस्ट एडमिन। अभी जो मैं बात कर रहा था मास्टर डेटा क्रिएटर से क्या क्या किया जा सकता है, तो मास्टर डेटा क्रिएटर रोल पे हम लोग स्विच करते हैं। ठीक है, ये रोल मोस्टली होगा सुपर एडमिन के पास, सिस्टम एडमिन के पास एक ही। इसको हम लोग जो लोकली एडमिन्स क्रिएट करेंगे उनको असाइन नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पर ये जोग्राफिकल मास्टर दिया गया है। ये जो भी हम लोग ऑप्शंस देखते हैं ड्रॉप डाउन में, कल भी हम लोगों ने देखा था कि जो कंट्री रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट या फिर बाकी डिविजन रिलेटेड ऑप्शंस थे, तो उसमें आपको ड्रॉप डाउन में कोई चीज़ें ऐड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जोग्राफिकल मास्टर से, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ होने वाला नहीं है। ज़्यादा यूज़ किसका होगा, पर्सनल मास्टर का। पर्सनल मास्टर में भी देखिए आप यहाँ पर डेजिग्नेशन, अगर कोई नया डेजिग्नेशन क्रिएट होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जितने ऑलरेडी हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम हायरार्की वाइज, वो तो आप सबमिट करेंगे, डेटा ऑलरेडी क्रिएट किए जाएंगे। लेकिन कोई नया डेजिग्नेशन आता है, जैसे हम लोगों का एक एग्जांपल देता हूँ मैं रेलटेल का आपको। डीजीएम पहले डेजिग्नेशन था, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, लेकिन वहां से कुछ हायर अथॉरिटीज से या फिर कुछ उसका ऑर्डर्स आया, डीजीएम जो डेजिग्नेशन था वो अपडेट होके सीनियर डीजीएम हो गया, राइट। सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर हो गया, उसको हमें चेंज करना था, अपडेट करना था, राइट। तो सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर तो सिस्टम में होगा नहीं, तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ से आके उसको क्रिएट किया था। डेजिग्नेशन जो नया आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया है उसको यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। डेजिग्नेशन नेम टाइप कीजिए, उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे टाइप कीजिए, किस डेट से वो डेजिग्नेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हुआ है वो डेट क्रिएट करके सबमिट। फिर उसके बाद से उस ड्रॉप डाउन में आपको वो डेजिग्नेशन भी दिखेगा। नहीं तो मैं एम्प्लॉय को अगर डेजिग्नेशन पे मैप करना चाहूँ और जो डेजिग्नेशन मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटेड ही नहीं है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो ही नहीं करेगा। अगर आपको शो करवाना है बैकएंड से, तो यहाँ पे आके आपको उसको ऐड करना है। सिमिलरली पोस्ट भी, डेजिग्नेशन के साथ अगर पोस्ट भी आप नया क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं पोस्ट मास्टर से। ठीक है, तो डेजिग्नेशन एंड पोस्ट ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अगर क्रिएट करवानी है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, कोई भी नई चीज ड्रॉप डाउन में ऐड करनी है तो आप यहाँ पे मास्टर डेटा क्रिएटर में आके उसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी हर चीज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज फिर बहुत ज्यादा ड्यूरेशन हो जाएगा इस सेशन का। इंपॉर्टेंट चीजें ही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन मास्टर में अगेन कोई नया ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट करना है, कोई नया रैपर यूनिट क्रिएट करना है, तो वो चीज़ें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं इसकी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक बार हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर दिया बैकएंड से तो उसके बाद उस स्ट्रक्चर में कोई चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत रेयर केस में हो सकता है, तो उस केस में आप असिस्टेंट्स ले सकते हैं, जो भी सपोर्ट के लिए पर्सन्स आपके पास प्रोवाइड किए जाएंगे उनसे। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पोस्ट मास्टर, ये पर्सनल मास्टर जो है, इसमें हो सकता है आपको नया पोस्ट क्रिएट करना पड़े, नया डेजिग्नेशन क्रिएट करना पड़े, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपना रिक्वायर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ से उसको ऐड करवा सकते हैं। ये देखिए, ये बेसिकली ड्रॉप डाउन्स हैं जितने भी सर्विस रिलेटेड। देखिए सर्विस वाला जो ऑप्शन है उसमें हम लोगों ने नो सर्विस सिलेक्ट किया था, राइट। तो उसमें आपको कोई एडिशनल ऑप्शन ऐड करवाना है उस ड्रॉप डाउन में, तो आप यहाँ से आके इस सर्विस वाले ऑप्शन में आके उसको ऐड करवा सकते हैं। सर्विस कैडर हम लोगों ने नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट किया था, राइट। तो उस ड्रॉप डाउन में भी अगर आपको कोई रेलिवेंट ऑप्शन ऐड करवाना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सी चीजें हैं यहाँ पे। जितनी चीजें हमें एज अ ड्रॉप डाउन ऑप्शन शो करती हैं वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। मास्टर डेटा क्रिएटर से हम वो सारे ड्रॉप डाउन्स में ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं, न्यू ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं, या फिर जिनकी जरूरत नहीं है उन्हें हटा भी सकते हैं। ओके, मास्टर डेटा क्रिएटर का
ये रोल था। एंड नेक्स्ट थिंग जो हम एक लास्ट सुपर एडमिन के पास बच जाता है रोल, दैट इज सिस्टम एडमिन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। देखिए सिस्टम एडमिन यूज करके मैं क्या क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर क्रिएट न्यू एम्प्लॉय तो कर ही सकता हूँ, एडमिन क्रिएटर से तो कर ही सकता हूँ मैं नया यूजर क्रिएट। सिस्टम एडमिन से भी वो ऑप्शन आपको दिया गया है कि यहाँ पर भी आप एक नया यूजर क्रिएट करना चाहें तो यूजर क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें देखिए डायरेक्ट ट्रांसफर का भी ऑप्शन दिया गया है, जो हम लोग एडमिन क्रिएटर से कर सकते हैं वो सिस्टम एडमिन से भी डायरेक्टली किया जा सकता है। ठीक है। रोल ग्रुप एंड रोल मैनेजमेंट, ये दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। देखिए मैंने शुरुआत में आपको बताया कि एज अ सुपर एडमिन आप हर सेक्शन के लिए लोकली एडमिन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हर जोग्राफिकली सेपरेटेड जो लोकेशंस हैं उनके लिए आप एक लोकल लेवल पे एडमिन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक रोल ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा। उस रोल ग्रुप में मैं कौन से दो रोल्स असाइन करूंगा, एडमिन क्रिएटर एंड पोस्ट एडमिन। ठीक है, इसको मैं पहले यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। देखिए ये ट्रेनिंग इंस्टेंस का एक रोल ग्रुप यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया गया है। वैसे ही आप देखिए हेड ऑफिस का, डेटा सेंटर का, एकेडमिक सेक्शन का, ट्रेनिंग सेक्शन का, ये सारे सेक्शंस के लिए रोल ग्रुप क्रिएट किए गए हैं। तो वैसे ही आपका अगर सेक्शन वाइज आप रोल्स एडमिन क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले उसका रोल ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जोग्राफिकली किसी और लोकेशन पे है, हेडक्वार्टर्स में नहीं है, वो किसी और लोकेशन पे उनका ऑफिस है। तो आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक रोल ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और उस रोल ग्रुप को असाइन कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो पर्सन एडमिन अपॉइंटेड होगा, एडमिन एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा उनको। वो कहाँ से, रोल मैनेजमेंट से। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका रोल ग्रुप सर्च करना होगा। रोल ग्रुप सर्च कर लिया, और ये देखिए इतने यूजर्स हैं। तो यहाँ से किस पर्टिकुलर यूजर को मैं वो असाइन करना चाहता हूँ, आकाश का नाम सर्च कर लेते हैं। देखिए ये यूजर के आगे असाइन रोल का एक ऑप्शन आ रहा है। असाइन रोल पे जाके जो भी रोल ग्रुप मैंने क्रिएट किया है उस पे उस रोल को असाइन कर दूंगा, ताकि पोस्ट एडमिन और एडमिन क्रिएटर ये दोनों चीजें उनको यहाँ पे दिखाई दे। ठीक है, ये एज सिस्टम एडमिन हमें करना पड़ेगा फर्स्ट स्टेज पे, अगर हम लोग लोकल एडमिन असाइन कर रहे हैं। ठीक है, हर सेक्शन के लिए एडमिन क्रिएट कर रहे हैं ताकि सबका लोड एक ही पर्सन पे ना आए। ठीक है, हर डिपार्टमेंट के लिए हम लोग एडमिन अगर क्रिएट कर रहे हैं तो उनको भी वो जब अपने आईडी में लॉगिन करेंगे तो ये यहाँ पे जो एडमिन क्रिएटर वाला रोल है, पोस्ट क्रिएटर वाला रोल है, पोस्ट एडमिन वाला रोल है, ठीक है, वो सारी चीजें उनको नहीं दिखेंगी नॉर्मली। उनको सिर्फ यूजर वाला रोल दिखेगा। यहाँ पर देखिए इतने सारे रोल्स में से सिर्फ यूजर रोल कॉमन होता है और एडमिन के पास सारा एक्सेस होता है, लेकिन हमें एडमिन क्रिएटर और पोस्ट एडमिन का एक्सेस भी तो देना है लोकली, जो एडमिन क्रिएट करेंगे, ताकि उनके डिपार्टमेंट में जो न्यू ज्वाइनिंग हो, उनके डिपार्टमेंट में जो ट्रांसफर हो, उनके डिपार्टमेंट में जो डुअल रोल असाइनमेंट हो, वो सारी चीजें वो खुद परफॉर्म कर सके, सुपर एडमिन तक आने की उन्हें जरूरत ना पड़े। इसीलिए ये दो रोल्स का पहले एक रोल ग्रुप हम लोग क्रिएट करेंगे और इस रोल ग्रुप को उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के यूजर को असाइन कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये जो रोल ग्रुप क्रिएट किया गया है इसमें दो नहीं तीन रोल्स हैं। मास्टर डेटा क्रिएटर भी दे दिया है ताकि उनके सेक्शन में कोई नया पोस्ट वगैरह क्रिएट होता है तो वो भी सुपर एडमिन के पास ना आए, वो खुद अपने आईडी से उस पोस्ट को क्रिएट कर ले, डेजिग्नेशन को क्रिएट कर ले। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें रोल ग्रुप क्रिएट करना है और उस रोल ग्रुप को उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आकाश को सर्च किया, उसको असाइन कर देना है। ओके, तो ये रोल मैनेजमेंट से आप कर सकते हैं। और ये बल्क अनफ्रीज यूजर इन्फो, ये एक ऑप्शन सुपर एडमिन के पास होता है। देखिए जैसे मैं यूजर का डिटेल्स मैप कर देता हूं तो वो वन टाइम के लिए तो एडिटेबल होता है। देखिए जैसे उसका लॉगिन आईडी चेंज कर दिया, डेट ऑफ रिटायरमेंट चेंज, डेट ऑफ बर्थ अगर चेंज करना है, नेम में स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो गई है तो वो उसको चेंज करना है। देखिए वन टाइम एडिटेबल होता है, लेकिन एक बार एडिट करने के बाद वो डेटा फ्रीज हो जाता है।
तो ठीक है, उसको अनफ्रीज करवाने के लिए अगर दोबारा उसमें कुछ चेंजेस करने हैं मुझे, क्योंकि ये भी गलत है कि एम्प्लॉय के डिटेल्स में हम लोग बार बार चेंजेस करने के लिए अलाउ करें किसी को। लोकल लेवल पे भी अगर कोई एडमिन है तो बार बार उसके डिटेल्स में मैपिंग के डिटेल्स में चेंज करना अलाउ नहीं होना चाहिए एम्प्लॉय अकाउंट के डिटेल्स में, राइट? बिकॉज दैट इज अ वेरी सीक्रेटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन बट वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो उसमें एडमिन भी अगर है आप लोकल लेवल पे, फिर भी आपको एक बार चेंज करने का तो अथॉरिटी है, लेकिन बार बार अगर आप उस चीजों को चेंज करना चाहें तो दैट इज रॉन्ग। इसीलिए बल्क अनफ्रीज सुपर एडमिन के पास एक ऑप्शन होता है, एक बार डिटेल्स एडिट कर दी एडमिन ने, उसके बाद उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डिटेल्स फ्रीज हो जाएंगी। फिर अगर दोबारा एडमिन उसको डिटेल्स में चेंजेस करना चाहे लोकल एडमिन, तो उसे सुपर एडमिन से पहले सिस्टम एडमिन से परमिशन लेनी होगी कि भाई ये जो पर्टिकुलर यूजर है इनका डेटा फ्रीज हो चुका है, आप उसको अनफ्रीज कर दीजिए ताकि मैं दोबारा उसमें चेंजेस कर पाऊं। यहां से जब हम लोग अनफ्रीज करेंगे उस पर्टिकुलर यूजर के डेटा को, तभी लोकल लेवल पे एडमिन उसको एडिट या चेंज कर पाएगा। ठीक है, वन टाइम तो अलाउड है, लेकिन एक से ज्यादा बार अगर चेंजेस करना है तो उसको सुपर एडमिन की परमिशन लेनी पड़ेगी। दैट्स इट। ठीक है, बल्क अनफ्रीज का ये एक यूज रहेगा। ओके, सो आई थिंक पीआईएमएस के जितने रोल्स हैं सारे रोल्स का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है कि एडमिन क्रिएटर यूज करके क्या कर सकते हैं। नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी क्रिएटेड यूजर है उसको सर्च कर सकते हैं और उसके कुछ डिटेल्स में चेंज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। मास्टर डेटा क्रिएटर से हम लोग ड्रॉप डाउन में जितने ऑप्शंस हैं उनको ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, नया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, नए डेजिग्नेशंस क्रिएट कर सकते हैं। पोस्ट एडमिन से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ऑलरेडी यूजर अकाउंट हमने क्रिएट किया उस अकाउंट को एक पर्टिकुलर पोस्ट असाइन कर सकते हैं, पोस्ट मैप कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट मैप करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के पेरेंट को सर्च करना पड़ेगा। उस पेरेंट को सर्च करने के बाद उस पेरेंट पोस्ट में हम लोग एक चाइल्ड पोस्ट क्रिएट करेंगे और फिर उस चाइल्ड पोस्ट पे एम्प्लॉय को असाइन करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पोस्ट एडमिन में देखी। एंड सिस्टम एडमिन इज द सुपीरियर रोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो सुपर एडमिन के पास होगा। जो भी गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ में सुपर एडमिन असाइन किए जाएंगे उनके पास ये रोल मिलेगा। वहां से सिस्टम एडमिन से हम लोग ऑलमोस्ट सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। नया यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली ट्रांसफर भी कर सकते हैं, रोल ग्रुप क्रिएट करके हम लोग लोकल लेवल पे एडमिन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर उन डेटा किसी यूजर्स का फ्रीज हो चुका है तो उसको अनफ्रीज भी किया जा सकता है यूजिंग सिस्टम एडमिन और सुपर एडमिन अकाउंट। ठीक है, सुपर एडमिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो सब रोल्स से ऊपर है, सब एक्सेस हैं। जिनको सिस्टम एडमिन रोल है उनको सब एक्सेस है। ये एक ही यूजर के पास होगा, एक ही जो एडमिन अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के लिए उनके पास होगा। और लोकल लेवल पे मैंने बताया कि अगर आपको एडमिन्स क्रिएट करना है तो जब आप रोल ग्रुप क्रिएट करेंगे उस ग्रुप में दो रोल्स आपको देने हैं, एडमिन क्रिएटर एंड पोस्ट एडमिन, ताकि लोकल लेवल पे उनकी एक्टिविटीज चलती रहें। ठीक है, मास्टर डेटा क्रिएटर का रोल जो है दैट डिपेंड्स अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन कि आपको वो रोल देना है या नहीं, या फिर आप एक यूनिफॉर्मिटी रखना चाहते हैं कि हर लेवल पे कोई डेजिग्नेशन पोस्ट क्रिएट ना करता फिरे, बस एक ही लेवल पे अगर कोई नया डेजिग्नेशन पोस्ट क्रिएट होता है तो वो सुपर एडमिन ही क्रिएट करे, तो आप मास्टर डेटा क्रिएटर रोल नहीं देंगे लोकल लेवल पे एडमिन को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये सिर्फ आप सुपर एडमिन तक ही रख सकते हैं इसको रेस्ट्रिक्टेड। अभी ये चीजें मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी शायद रिलेटेबल नहीं लग रही होंगी आपको, लेकिन आगे जाके हो सकता है कि बहुत क्या कहते हैं जंक डेटा क्रिएट हो जाए, जो डेजिग्नेशंस मतलब कुछ है ही नहीं काम के वो सारे भी क्रिएट हो जाए। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप मास्टर डेटा क्रिएटर वाला जो रोल है सिर्फ सिस्टम एडमिन या सुपर एडमिन तक रिस्ट्रिक्ट रख सकते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि एवरी सेकेंड डे कोई नया डेजिग्नेशन नया पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है या फिर ड्रॉप डाउन में कोई नई चीज आपको ऐड करनी पड़ रही है। इसीलिए मास्टर डेटा क्रिएटर रोल आप सुपर एडमिन या फिर सिस्टम एडमिन तक ही लिमिटेड रखिए। लोकल लेवल पे एडमिन को हमें एडमिन क्रिएटर एंड पोस्ट एडमिन ये दो रोल्स देने हैं। ओके, पीआईएमएस आई थिंक काफी हद तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम लोग जब एक्चुअल एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, जब एक्चुअली सच में किसी का ट्रांसफर होगा,
सच में किसी का डेजिग्नेशन अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी, तब एक एक बार जब हम लोग इसको करके देख लेंगे तब ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको, फिर इजीली पता चलेगा कौन से रोल पे कब स्विच करना है, कब मुझे क्या परफॉर्म करना है एक्टिविटीज। ठीक है, अभी तो मैंने बस एक ओवरव्यू दे दिया है आपको, लेकिन ये जब आप एक्चुअली इसको प्रैक्टिस करेंगे, जब आप पहली बार कोई केस हैंडल करेंगे, तब आपको बेटर समझ में आएगा ये चीज। ठीक है, पीआईएमएस वाला पार्ट आई थिंक कवर हो चुका है। दूसरे जो एडमिन रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं अभी वहां पे आ जाता हूँ। ई फाइल रोल्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, अभी हम लोग उस चीज को कवर करेंगे। ओके, देखिए ई फाइल के कुछ रोल्स होते हैं। जैसे ई फाइल का एक्सेस यहाँ पे मुझे मिल रहा है। कई बार एम्प्लॉयज आपसे कहेंगे कि मेरा ई ऑफिस अकाउंट तो लॉगिन हो जाता है, लेकिन जब मैं ई फाइल पे क्लिक करता हूँ तब मुझे एरर दे देता है। ठीक है, एज एडमिन्स ये बहुत कॉमन क्वेरी है कि आपको लोग कहेंगे यहाँ तक तो मैं पहुंच जाता हूँ, स्क्रीन तक तो पहुंच जाता हूँ, लेकिन जैसे ही ई फाइल पे क्लिक करता हूँ मुझे सिस्टम एरर दे देता है। तो ये एरर क्यों देता है? क्योंकि ई फाइल का जो एक्सेस है ये रोल बेस्ड है, और वो रोल शायद हमने उस एम्प्लॉय को, उस यूजर को असाइन नहीं किया, इस वजह से वो एरर दे रहा है। ठीक है, तो वो रोल कहाँ से असाइन करते हैं? ई फाइल रोल। देखिए पीआईएमएस के जो रोल्स थे, जो 4 रोल्स हम लोगों ने डिस्कस किए वो अलग हैं। ये ई फाइल के रोल्स हैं। ई फाइल में जो चीजों का एक्सेस हम लोग देते हैं लोगों को, जैसे साइन करने का एक्सेस दे दिया, अप्रूव करने का अथॉरिटी दे दिया, फाइल्स को डाउनलोड करने का अथॉरिटी दे दिया, वो सारे रोल्स यहाँ से हम लोग दे सकते हैं ई फाइल से। तो देखिए यहाँ पे नीचे जो सेटिंग्स ऑप्शन है, ये एडमिन को ही ये चीजें विजिबल होंगी। सेटिंग्स के नीचे एक और है ये पार्ट, एडमिन वाला पार्ट। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है ये सिर्फ एडमिन अकाउंट में ही विजिबल होंगी। ठीक है, तो यहाँ से पोस्ट रोल मैपिंग में आपको आना है। पोस्ट रोल मैपिंग में आके अगर मैं सर्च करता हूँ तो देखिए इतने सारे यूजर्स हैं, 229 जो लिस्ट हम लोगों ने पहले भी दिखाया था। तो उसमें से आपको यूजर सर्च करना है, किस पर्टिकुलर यूजर को एरर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग फॉर एग्जांपल फिर से आकाश को सर्च करते हैं। देखिए आकाश, मैंने इसको सर्च कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से आकाश का आईडी ओपन हो गया है। ये जो असाइंड रोल्स है, ऑलरेडी देखिए आकाश को इतने सारे रोल्स असाइंड है। ठीक है, तो हर रोल का क्या मीनिंग है अभी हम लोग जानेंगे। यहाँ से आप बल्क में भी एक ही सेक्शन के लोगों को साथ में सर्च करके उनको रोल्स असाइन कर सकते हैं। ये एक्टिविटी हमें परफॉर्म करना पड़ेगा जब हमारा इंस्टेंस लाइव हो जाएगा और हमारे पास एडमिन पावर्स आ जाएंगे। तो ये सारे यूजर्स को हमें उनके डेजिग्नेशन वाइज और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये रोल्स असाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा। आप यूजर को सर्च करेंगे या फिर एक सेक्शन को सर्च करेंगे, उस सेक्शन में जितने यूजर्स हैं सबका लिस्ट वहां पर आ जाएगा। देखिए अगर मैं सर्च करता हूँ, देखिए ये एकेडमिक सेक्शन में इतने यूजर्स हैं, सब लोग आ गए हैं। तो सभी को एक ही बार सिलेक्ट करके भी मैं रोल्स असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, एट ए टाइम आप सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक एक यूजर को रोल असाइन करने की जरूरत नहीं। डेजिग्नेशन वाइज भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, सारे एलडीसीज को एक ही बार सर्च कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए जो रोल्स वाला ड्रॉप डाउन है, इसमें क्या क्या रोल्स हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्रिटिकल है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ई फाइल का जो एरर आता है, ई फाइल का एक्सेस नहीं मिल रहा अगर कोई यूजर कह रहा है, उसका मतलब है उस यूजर को हमने जो सबसे प्राइमरी, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वही असाइन नहीं किया। ई फाइल एक्सेस करने के लिए जो रोल है दैट इज रोल ऑफिसर। ये देखिए लास्ट में,
रोल ऑफिसर मुझे हर यूजर को असाइन करना है एज ए एडमिन। अगर मैंने रोल ऑफिसर उसे असाइन नहीं किया तो उसको ई फाइल का एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है, रोल ऑफिसर आपको हर यूजर को असाइन करना है, और बाकी के जितने रोल्स हैं वो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन देयर डेजिग्नेशन, बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो रोल्स हैं। तो वो क्या क्या है, देखिए मैं अभी आपको बता देता हूँ वो रोल्स क्या क्या है। देखिए यहाँ से पहला रोल है ड्राफ्ट अप्रूवर एंड ड्राफ्ट साइनर, ये दो रोल्स हैं। ये दो रोल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर ड्राफ्ट अप्रूविंग अथॉरिटी जो ड्राफ्ट लेटर क्रिएट किया, कल हम लोगों ने देखा एक ड्राफ्ट लेटर क्रिएट किया था, तो उसको अप्रूव करने का अथॉरिटी अगर आपको किसी को देना है तो उसके पास ये ड्राफ्ट अप्रूवल वाला रोल होना जरूरी है। ठीक है, ड्राफ्ट अप्रूवर, सॉरी। अगर साइनिंग अथॉरिटी भी वो है तो उनको हमें ड्राफ्ट साइनर वाला रोल भी देना पड़ेगा, और एल्स उनके पास वो अपना डीएससी तो रजिस्टर कर लेंगे या फिर ई साइन तो ई ऑफिस के साथ रजिस्टर कर लेंगे, लेकिन फिर भी साइन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा उनको, तो उस केस में हमें साइनर वाला रोल भी उनको देना पड़ेगा। ठीक है, ये रोल डाउनलोडर का एक ऑप्शन है, फाइल्स को, कंप्लीट फाइल्स को डाउनलोड करने का जो ऑप्शन मिलता है। देखिए ये अगर मेरा फाइल है, मैं क्रिएटेड फोल्डर में देखो जो हम लोगों ने कल क्रिएट किया था, तो फाइल को ओपन करने के बाद ये देखिए लास्ट में ये प्रिंट वाला ऑप्शन आ रहा है। प्रिंट, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे पास रोल इस अकाउंट में, अनन्या जी के अकाउंट में रोल डाउनलोडर दिया हुआ है, इसीलिए ये यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है। अगर वो रोल नहीं दिया होता अनन्या जी को तो ये प्रिंट वाला ऑप्शन उन्हें शो नहीं करता, वो डाउनलोड नहीं कर पाते कंप्लीट फाइल्स को। ठीक है, तो रोल डाउनलोडर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन दैट केस। ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं, अगर डाउनलोडिंग का फंक्शनैलिटी आपको नहीं देना है किसी को तो ये रोल आप हटा दीजिए उनके अकाउंट से। ठीक है, रोल डाउनलोडर का वो फंक्शन है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कोई और इम्पोर्टेंट रोल तो यहाँ शो नहीं किया जा रहा है। इंस्टेंस सेंडर रिसीवर, ये एक ऑप्शन है, लेकिन ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ये इंस्टेंस का कब ऑप्शन आएगा, जब आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है कम्युनिकेशन को लाइव कर देंगे। जैसे एक इंस्टेंस हमारा क्रिएट हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है, किसी और गवर्नमेंट से आपको कम्युनिकेशन करना है जो ई ऑफिस यूज करता है, उन्हें आप फाइल्स, लेटर्स, रिसीट्स मार्क करना चाहेंगे, तो वो तो जल्दी होने वाला नहीं है। वो जो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इंस्टेंस टू इंस्टेंस जो लिंक का बात है, वो तो कुछ टाइम के बाद ही होगा। पहले हम लोग विद इन गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ही इसको, ई ऑफिस को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दे, उसके बाद वो सारी चीजों पे हमें ध्यान देना है। तो ये रोल्स जो हैं, इंटर इंस्टेंस कम्युनिकेशन अगर आपको करना है तो उस केस में ये रोल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उस केस में आपको ये रोल्स देने पड़ सकते हैं किसी यूजर को जो किसी और इंस्टेंस में फाइल भेजना चाह रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रोल्स क्या है हमारे, सबसे इंपॉर्टेंट रोल ऑफिसर, उसके बाद ड्राफ्ट अप्रूवर, ड्राफ्ट साइनर एंड रोल डाउनलोडर। ये 5 रोल्स हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा यूजर्स को वो देने पड़ सकते हैं। इसमें इसलिए हर रोल का क्या यूज है आप नोट डाउन करके रख लीजिए कि रोल डाउनलोडर से क्या होगा, रोल ऑफिसर से क्या होगा, ड्राफ्ट अप्रूवर से क्या होगा, ड्राफ्ट साइनर से क्या होगा। एक और इम्पोर्टेंट रोल है जो हमने मिस कर दिया, क्लोजिंग अप्रूवर। कल हम लोगों ने एक और चीज डिस्कस की थी कि फाइल को क्लोज करना हर यूजर के पास ऑप्शन नहीं आएगा, हर यूजर फाइल को क्लोज नहीं कर पाएगा। वो पहले रिक्वेस्ट भेजेगा, जिसके पास भी ये अप्रूविंग का रोल होगा, क्लोजिंग अप्रूवर, रिक्वेस्ट उनके पास जाएगा, फिर वो अगर उसको अप्रूव करते हैं तभी फाइल क्लोज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्लोजिंग अप्रूवर वाला जो रोल है, हर सेक्शन में, हर यूनिट में हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दे सकते हैं, ताकि उनके पास ही रिक्वेस्ट जाए फाइल क्लोजिंग के लिए और वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके फाइल्स को क्लोज कर सके। एक डिपार्टमेंट में, एक सेक्शन में, एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में हम लोग ये रोल दे सकते हैं किसी एक पर्सन को। एक से ज्यादा लोगों को देना है तो वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली ऑफिसर्स के पास ये रोल हमें देना पड़ेगा, राइट। सो दीज आर माय ई फाइल रोल्स। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखे इंपॉर्टेंट रोल्स, ऑफिसर, डाउनलोडर, ड्राफ्ट अप्रूवर, ड्राफ्ट साइनर एंड क्लोजिंग अप्रूवर। ठीक है, 99% ऑफ द टाइम्स इन्हीं रोल्स में से
आपको कोई रोल्स असाइन करने पड़ेंगे, बाकी के रोल्स फिलहाल आप लोग यूज नहीं करेंगे। ई फाइल रोल्स, ठीक है, आपको डिफरेंस समझ में आ गया ई फाइल रोल्स में क्या डिफरेंस है और पीआईएमएस में क्या डिफरेंस है। पीआईएमएस के रोल्स अलग हैं, वो सिस्टम एडमिन सुपर एडमिन दूसरे एडमिन्स क्रिएट करने के लिए वो रोल्स यूज करेगा, और ये जो है नॉर्मल यूजर को हम लोग एक्सेस दे रहे हैं ई फाइल में, फाइल को डाउनलोड करने का या फिर ड्राफ्ट पे साइन करने का, ड्राफ्ट को अप्रूव करने का, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे आके ये जो सेटिंग्स के नीचे एडमिन वाला ऑप्शन है इसमें आके करनी है। अंडरस्टूड, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ई फाइल का भी एडमिन पार्ट जो है कवर हो चुका है हमारा। अभी एमडीएम मास्टर डेटा मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी वो देखते हैं, ठीक है। आपके पास दो टेम्पलेट शेयर किए गए होंगे, एक पीआईएमएस टेम्पलेट होगा जिसमें आप यूजर डेटा फिल करके देंगे, यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उनका ऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट, उनका डेट ऑफ बर्थ, वो सारे इंफॉर्मेशन आप फिल कर रहे होंगे। और एक दूसरा भी आपके पास शीट शेयर किया गया होगा फाइल नेमिंग सिस्टम का, राइट। तो वो पार्ट एमडीएम में कवर होता है, मास्टर डेटा मैनेजमेंट में कवर होता है। देखिए ई फाइल में अगर हम लोग जाते हैं और फाइल क्रिएट करते वक्त, ये कल काफी ज्यादा डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है इस चीज को। देखिए ड्रॉप डाउन में यहाँ पे जो भी ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अंडर एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन प्रोजेक्ट्स का फाइल है, अंडर प्रोजेक्ट्स एनआईसी प्रोजेक्ट्स का फाइल है, और अंडर एनआईसी प्रोजेक्ट कौन सा ई ऑफिस वाला प्रोजेक्ट है। तो ये जो ऑप्शंस मैं ड्रॉप डाउन में फिल कर रहा हूँ इसको बैकएंड से मैप किया गया है, इसीलिए यहाँ पर फ्रंट एंड पे मुझे फाइल क्रिएट करते वक्त शो किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको भी अपना फाइल हेड्स जो है, आपको डेटा पहले क्रिएट करना पड़ेगा, फाइल हेड्स डेटा, फिर उस डेटा को जब बैकएंड से मैप किया जाएगा तब वो यहाँ पे फाइल क्रिएट करते वक्त शो करेगा, ठीक है। ये भी हो गया। और दूसरी चीज ये मेन कैटेगरी सब कैटेगरी, रिसीट अपलोड करते वक्त भी हमारे पास ये शो करता है। देखिए जब हम लोग रिसीट अपलोड करते हैं तभी भी यहाँ पर कैटेगरी आपको शो करता है ना, मेन कैटेगरी। तो इसमें कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, बजट से रिलेटेड है, आरटीआई है, कोई विजिलेंस मैटर है, वॉट एवर, वो हम लोग यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं। तो ये आपसे रिलेटेबल कैटेगरीज, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ से रिलेटेबल कैटेगरीज, आपको उसका भी एक लिस्ट क्रिएट करके बैकएंड से उसको मैप करना पड़ेगा, तब वो यहाँ पे शो करेंगी। और ये मैप कौन करेगा, एडमिन, ठीक है। जो आप डेटा सबमिट करेंगे, जैसे पीआईएमएस का डेटा सबमिट करने वाले हैं तो बैकएंड से सभी यूजर्स का मैपिंग एट वंस हो जाएगा, वैसे ही आप फाइल हेड्स का भी डेटा सबमिट करेंगे तो बैकएंड से वो डेटा ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा, राइट। बस आपको ये डिसाइड करना है कि किस डिपार्टमेंट को कौन सा ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस शो करने चाहिए। तो वो मैपिंग पार्ट जो है एडमिन को करना पड़ेगा एमडीएम मास्टर डेटा मैनेजमेंट यूज करके। ऐसा ना हो कि कोई आईटी डिपार्टमेंट से फाइल क्रिएट कर रहा है और फाइल क्रिएट करते वक्त उन्हें यहाँ पर ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस किसी और डिपार्टमेंट के, फाइनेंस डिपार्टमेंट के शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैपिंग का जो टेक केयर करने वाला पार्ट है ये एडमिन को करना है। हेड्स तो सारे एट वंस अपलोड हो जाएंगे, लेकिन कौन से हेड्स किस डिपार्टमेंट को मैप करना है वो एज एडमिन हमें डिसाइड करना है। वो कहाँ से करना है, मास्टर डेटा मैनेजमेंट। मास्टर डेटा मैनेजमेंट हमें कहाँ मिलेगा, अदर सर्विसेज में पीआईएमएस के नीचे, ये देखिए एमडीएम मास्टर डेटा मैनेजमेंट। ये देखिए ये मेरा एमडीएम पोर्टल है। यहाँ से जो भी फाइल हेड्स हैं, देखिए जो पहला ड्रॉप डाउन आता है, पहले ड्रॉप डाउन को हम लोग कहते हैं बेसिक हेड, फिर बेसिक हेड में हम लोगों ने चूज किया था एस्टेब्लिशमेंट, राइट। फिर सेकेंड ड्रॉप डाउन जो आता है उसको कहते हैं प्राइमरी हेड, ठीक है। प्राइमरी हेड में हम लोगों ने चूज किया था फाइल क्रिएट करते वक्त अंडर एस्टेब्लिशमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंडरी हेड, ये तीसरा ड्रॉप डाउन, तीसरे ड्रॉप डाउन में जो ऑप्शन सिलेक्ट किया था वो कौन सा प्रोजेक्ट है वो चीज, और लास्ट ऑप्शन है टर्शरी हेड, इसको हम लोगों ने ब्लैंक छोड़ दिया था। लेकिन अगर आप 4 लेवल्स पे इसको कैटेगराइज करना चाहें तो 4 लेवल्स पे कर सकते हैं, बेसिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ओके। एंड लास्ट ऑप्शन इज फाइल हेड मैपिंग। यहाँ पे आप मैपिंग कर सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट को, जैसे एकेडमिक सेक्शन हो गया तो एकेडमिक सेक्शन को मैं कौन से रोल्स और कौन से हेड्स, फाइल हेड्स यहाँ पर शो करना चाहता हूँ। देखिए
एकेडमिक सेक्शन को ई ऑफिस मास्टर, आईटी, ई ऑफिस मास्टर, ये सारे चीजें हैं। देखिए जनरल सेक्शन से रिलेटेड हेड्स अलग हैं, तो मैं वो एकेडमिक सेक्शन को नहीं दूंगा। फाइनेंस से रिलेटेड हेड अलग हैं, एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड हेड्स अलग हैं, कंप्यूटराइजेशन से रिलेटेड अलग हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के हेड्स अलग हैं। ठीक है, तो ये सारे हेड्स का एक्सेस तो है, लेकिन मुझे उस पर्टिकुलर सेक्शन को कौन से हेड्स दिखने चाहिए ड्रॉप डाउन में, वो मैं यहाँ से आके सिलेक्ट करूंगा और फिर उसको सेव करूंगा। ठीक है, ये फाइल हेड्स मैपिंग से आप कर सकते हैं, फाइल हेड्स मास्टर से यहाँ से कर सकते हैं। इसके होम पेज पर भी ये, जैसे यहाँ पर टॉप पे आप एक्सेस कर सकते हैं इसको। आप देखिए फाइल हेड्स का यहाँ पे भी डिटेल शो कर रहा है, ये यहाँ पर एक सेपरेट विंडो में इसका ऑप्शन दिया गया, और ये जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पर भी सेम डिटेल्स है, बेसिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड फाइल हेड मैपिंग। ठीक है, सब्जेक्ट कैटेगरी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, सब्जेक्ट मास्टर से किस डिपार्टमेंट को कौन सी कैटेगरी शो करनी चाहिए, वो भी हम लोग कैटेगरी मैपिंग में जाके डिसाइड कर सकते हैं। आईटी डिपार्टमेंट को सिर्फ आईटी से रिलेटेड कैटेगरीज रिसीट क्रिएट करते वक्त वहां पे ड्रॉप डाउन में दिखें, तो हम लोग कैटेगरी मैपिंग से आईटी की कैटेगरी सिर्फ उसी सेक्शन को, उसी डिपार्टमेंट को मैप करेंगे, राइट। फाइनेंस से रिलेटेड कैटेगरी सिर्फ फाइनेंस को ही दिखे, तो फाइनेंस का जो सेक्शन बना हुआ है, जो यूनिट बना हुआ है, उनको सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड कैटेगरीज मैप करें। ठीक है, एक सेकेंड का मुझे टाइम दीजिए, एक्चुअली बॉस का कॉल आ रहा है, मैं म्यूट करके एक कॉल अटेंड कर लेता हूँ, 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। ओके, कंटिन्यू करते हैं। देखिए मास्टर डेटा मैनेजमेंट से हम लोग सब्जेक्ट मास्टर डिस्कस कर रहे थे कि जो भी सब्जेक्ट में ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस आते हैं कैटेगरी वाइज, वो आप यहाँ से नई कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, या फिर किस डिपार्टमेंट को कौन सी कैटेगरी शो करनी है वो कैटेगरी मैपिंग से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो मिसलेनियस वाला ऑप्शन है, या फिर ये जो कम्युनिकेशन डिटेल्स हैं, इसमें भी कुछ ड्रॉप डाउन में हमें रिसीट में जो ऑप्शन शो करता है कि वो सारी चीजें हम लोग कम्युनिकेशन डिटेल्स से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी मैं बता देता हूँ आपको, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहाँ दिखता है। ई फाइल में अगर मैं कोई रिसीट अपलोड करना चाहूँ क्रिएट, तो ये देखिए कम्युनिकेशन मास्टर, ये यहाँ पर जो है फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन ऐड करना पड़े, या फिर कोई लैंग्वेज ऑप्शन ऐड करना पड़े, आपको लोकल लैंग्वेज ऐड करना है जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में नहीं है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। डिलीवरी मोड में इस ड्रॉप डाउन में कुछ ऑप्शंस ऐड करने हैं, तो ये सारी चीजें आप कम्युनिकेशन डिटेल्स से ऐड कर सकते हैं। मास्टर डेटा मैनेजमेंट में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे एमडीएम में। ठीक है, एक और मॉड्यूल जो है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर एडमिन से रिलेटेड आई थिंक बेसिक बेसिक सारी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। इम्पोर्टेंट थिंग, केएमएस। केएमएस हम लोगों ने नहीं देखा था, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, कल के ट्रेनिंग सेशन में भी नहीं देखा था। इस पे एक यूज बता दिया था कि ये नोटिस बोर्ड पे जो भी चीजें आती हैं, इसको केएमएस का जो एडमिन है, जिसको केएमएस एडमिन रोल प्रोवाइड किया गया है, वो आपका रिक्वेस्ट जब अप्रूव करता है, तभी आपका डॉक्यूमेंट आप पब्लिश कर सकते हैं नोटिस बोर्ड पे। ठीक है, हर यूजर, हर कोई यूजर यहाँ पे ई ऑफिस, मतलब ये जो नोटिस बोर्ड है, इस पे अपना डॉक्यूमेंट पब्लिश नहीं कर सकता। वो एक रिपोजिटरी पर्सनल बना के रख सकता है, लेकिन पब्लिशिंग का जो राइट्स है वो सिर्फ एडमिन ही देंगे, राइट। तो ये केएमएस वाले ऑप्शन पे अभी मैं आ जाता हूँ, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं मेरा पर्सनल रिपोजिटरी तो बना के रख सकता हूँ, जो मुझे कॉमनली यूज डॉक्यूमेंट्स है, जो हमेशा मेरे को लगते हैं, या फिर तो वो सारी चीजें मैं अपलोड करके रख सकता हूँ। यहाँ पर अलग अलग फोल्डर्स है, देखिए माई डॉक्स का एक कलेक्शन बना के रखा है। तो यहाँ पे आके आप देखिए सबमिट पे मैंने क्लिक किया, राइट कॉर्नर पे ये ड्रॉप डाउन, एंड डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। देखिए डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे अपलोड करके रख सकता हूँ अंडर माई डॉक्यूमेंट्स।
इसको टाइटल भी दे देता हूँ एक डेमो, और डिस्क्रिप्शन में भी डेमो डाल देता हूँ, सॉरी कैप्स ऑन है, और एक डॉक्यूमेंट अपलोड करके रख देता हूँ। सिंपल यही करते हैं फिलहाल, ठीक है। एंड इसको मैं सेव करता हूँ, और ये भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स देखिए, इतने सारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स यहाँ पर अलाउड हैं। नॉट नेसेसरी कि पीडीएफ डॉक्यूमेंट ही मैं अपलोड करके रख सकता हूँ। ये आपके केएमएस या फिर ई ऑफिस स्टोरेज पे सेव होगा, आपके लोकल सिस्टम पे नहीं, आपके ई ऑफिस स्टोरेज पे सेव होगा। तो आपको कहीं भी एक्सेस करना है अगर उस डॉक्यूमेंट को किसी और सिस्टम पे भी, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। तो देखिए क्या ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास। एक नो चेंज स्टेट, नो चेंज स्टेट पे रख के इसको मैं अगर सेव करूंगा तो ये सिर्फ मेरे आईडी तक लिमिटेड रहेगा, सिर्फ मुझे शो करेगा, ठीक है। मैं इसको कभी भी चाहूँ तो एक्सेस कर सकता हूँ। और एक दूसरा ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, क्या है, सबमिट फॉर पब्लिकेशन, ठीक है। सबमिट फॉर पब्लिकेशन से क्या होगा, अगर सबमिट फॉर पब्लिकेशन पे रख के इसको मैं सेव करता हूँ, तो जिसके पास भी पब्लिशर राइट्स हैं, एडमिन जो भी है, जिनके केएमएस के एडमिन, मोस्ट केसेस में जो हमारे सिस्टम एडमिन है, सुपर एडमिन, उनके पास ही होगा। फिर वो डिसाइड कर सकते हैं उसको सेक्शन वाइज अगर आगे देना है रोल्स किसी को तो, ठीक है। तो सबमिट फॉर पब्लिकेशन पे रख के अगर मैं सेव करूंगा तो जो भी एडमिन है उनके पास मेरा रिक्वेस्ट चला जाएगा। अगर वो मेरे रिक्वेस्ट को अप्रूव करते हैं तो मेरा डॉक्यूमेंट पब्लिश हो जाएगा, और यहाँ पे जो मेरा होम पेज है इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा, यहाँ पर नोटिस बोर्ड पे, और सभी उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये केएमएस वाला पार्ट था जो हम लोगों ने कल कवर नहीं किया था। यहाँ पे इस लिस्ट में वो मेरा डॉक्यूमेंट ऐड हो जाएगा जैसे ही मेरा रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाता है एडमिन के थ्रू, ठीक है। अगर नहीं आपको पब्लिश करवाना, सिर्फ आपके पर्सनल पर्पस के लिए आपको रखना है, तो आप यहाँ पे सेव करके उसको रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये रेलटेल का एक नोटिस बोर्ड है, तो यहाँ पर देखिए सर्कुलर्स, जितने भी रेलटेल के रिलेटेड सर्कुलर्स हैं वो सारे यहाँ पर ऐड हैं, डॉक्यूमेंट्स ऐड हैं, कोई लेटर्स यहाँ पर ऐड किए गए, नोटिस, ऑफिस ऑर्डर, कोई भी नया आता है तो यहाँ पर पब्लिश किया जाता है कि कोई नया इंफॉर्मेशन आया है या फिर न्यू पोस्टिंग है, कोई नया ऑर्डर्स रिलीज हुआ है, कोई नया सर्कुलर है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर पब्लिश की जाती है, यहाँ से उसको देखा जाता है, ठीक है। ये तो नहीं, लेकिन मैं मेरा रेलटेल में अकाउंट में लॉग इन करके आपको वो चीज़ें दिखा दूंगा बाद में कैसे हैं। लेकिन उसका पर्पस यही है कि पब्लिकली डिस्प्ले करने के लिए आप नोटिस बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अगर पब्लिकली डिस्प्ले नहीं करना तो आप अपने लिए उसको माई डॉक्स में अपने फोल्डर्स सेव कर सकते हैं, फिर यहाँ से उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। एक और ऑप्शन जो है मेरे पास, देखिए इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास एक शेयर का ऑप्शन भी है, या फिर यहाँ से इसको डिलीट करना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ, रीनेम करना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें भी मैं कर सकता हूँ। चेंज स्टेट में जाके, अगर ठीक है अभी तो मेरे पास है, लेकिन इसको बाद में कभी पब्लिश करना है तो चेंज स्टेट में जाके चेंज स्टेट करूंगा, तो देखिए सबमिट फॉर पब्लिकेशन का ऑप्शन यहाँ से भी मुझे मिल रहा है, ओके। और क्या ऑप्शंस हैं, देखिए शेयर, शेयर करने पे देखिए मुझे क्या दे रहा है कि किसे शेयर करना चाहता हूं मैं, ऑल यूजर्स में से किस पर्टिकुलर यूजर के साथ। अगर नोटिस बोर्ड पे नहीं डिस्प्ले करना, मुझे मेरे कलीग के साथ ही ये इंफॉर्मेशन शेयर करना है, ठीक है। तो वो यूजर को मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ और ऐड कर सकता हूँ, या फिर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ शेयर करना है तो पहले ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ग्रुप कैसा डेजिग्नेशन वाइज क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करना है, तो वहां से ग्रुप क्रिएट करके भी मैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ भी मेरा डॉक्यूमेंट शेयर कर सकता हूँ। और मैं डॉक्यूमेंट शेयर करने से पहले ये देखिए यहाँ पर राइट्स भी असाइन कर सकता हूँ, कौन से राइट्स देने हैं मुझे, अप्रूवर राइट्स देने हैं या फिर जस्ट व्यूअर राइट्स देने हैं। जो मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया है, जैसे मान लेते हैं गूगल शीट अगर कोई शेयर कर दिया मैंने, गूगल शीट नहीं एक्सेल शीट, ठीक है। तो एक्सेल शीट को, जैसे गूगल शीट में ऑप्शन होता है कि आप शेयर करें किसी को तो कोई और भी उसमें डेटा ऐड कर सके, या फिर किसी को सिर्फ व्यूइंग राइट्स देते हैं, सिर्फ देख सके, उसमें कुछ ऐड ना कर पाए। तो वैसा ही यहाँ पर भी कंसेप्ट है, जो डॉक्यूमेंट आपने शेयर किया है उसका आप अप्रूविंग राइट्स अगर दे देंगे तो वो उसमें एडिशन भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं, या फिर सिर्फ व्यूइंग राइट्स दे के शेयर करेंगे तो सिर्फ देख सकते हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट शेयर किया है उनको सिर्फ उसका व्यू कर सकते हैं। तो ये भी आप केएमएस में यूज कर सकते हैं इस फीचर का, ओके। तो यहाँ पे केएमएस वाला पार्ट भी हमारा
बेसिक बेसिक चीजें डिस्कस की हैं, ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं गए। केएमएस भी डिस्कस हो चुका है। ठीक है, तो एडमिन रिलेटेड एक्टिविटीज क्या क्या देखी? सबसे पहले देखा पीआईएमएस। पीआईएमएस में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, नया यूजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर का इंफॉर्मेशन चेंज कैसे कर सकते हैं, एडिट कैसे कर सकते हैं उसमें, उसको ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, डुअल पोस्ट कैसे असाइन कर सकते हैं अगर दो पोस्ट है तो, पोस्ट मैपिंग में कैसे पेरेंट को सर्च करके चाइल्ड पोस्ट पहले क्रिएट करना है और फिर उस पोस्ट पे असाइनमेंट करना है एम्प्लॉय का। मास्टर डेटा क्रिएटर वाला रोल देखा, उसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं। फिर ई फाइल के रोल्स देखे हम लोगों ने, ई फाइल में क्या क्या रोल्स एसेंशियल है देना यूजर को एक्सेस करने के लिए। अगर ऑफिसर का रोल नहीं देंगे तो ई फाइल का एक्सेस मिलेगा ही नहीं, लॉगिन तो कर लेगा यूजर लेकिन ई फाइल का एक्सेस ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑफिसर रोल का इंपॉर्टेंस देखा। फिर बाकी के जो रोल्स हैं, ड्राफ्ट अप्रूवर, ड्राफ्ट साइनर, क्लोजिंग अप्रूवर, ये सारे रोल्स भी क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर यूजर को नहीं दिया तो उनको वो ऑप्शन ही नहीं शो करेगा उनके आईडी में। ठीक है, तो वो रोल्स देखे। फिर उसके बाद एमडीएम देखा, मास्टर डेटा मैनेजमेंट। उसमें हम लोगों ने देखा कि जो फाइल हेड्स हैं वो हमें बैकएंड से अपलोड करने के बाद असाइन भी करने पड़ते हैं। अपलोड तो डेटा हो जाएगा लेकिन किस यूनिट को, किस सेक्शन को, किस डिपार्टमेंट को कौन से हेड्स दिखने चाहिए वो हमें असाइन करना पड़ेगा बैकएंड से। तो वो मास्टर डेटा सॉरी मैनेजमेंट एमडीएम में देखा हम लोगों ने, मास्टर डेटा मैनेजमेंट में। एंड लास्ट थिंग हम लोगों ने देखा केएमएस, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपना एक रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं, पब्लिकेशन रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, और एल्स पब्लिकेशन रिक्वेस्ट नहीं भेजना, सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ या फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ शेयर करना है तो मैं वो शेयर भी कर सकता हूँ। एंड उसको व्यूइंग राइट्स देके भी शेयर कर सकता हूँ या फिर एडिटिंग राइट्स देके भी उसको शेयर कर सकता हूँ मेरे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को। ठीक है, वो सारी चीजें केएमएस में होंगी। तो एडमिन पार्ट में आई थिंक मोस्टली इतनी ही चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। बाकी की सारी चीजें एक एक लाइव एक्टिविटी करने के बाद आपको उसका बेटर आइडिया आने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक इस यहीं तक लिमिटेड रखते हैं एडमिन ट्रेनिंग को। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, या फिर पीआईएमएस में कुछ आप रिपीट करवाना चाहते हैं कि ट्रांसफर के केस में क्या करना है, डुअल असाइनमेंट के केस में क्या करना है, तो वो आप बता सकते हैं। अभी उसको डिस्कस किया जा सकता है, अभी टाइम है हमारे पास, 12:20 ही हुआ है। आई नो ये काफी नया लग रहा होगा सभी को कि इसमें ज्यादा डाउट्स अभी होंगे नहीं, जब आप खुद इस पे एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तभी डाउट्स आएंगे। लेकिन ये जनरली आपको जो डाउट्स पूछे जाएंगे उसके बारे में मैंने डिस्कस किया आज। कि कोई कहेगा मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, कोई कहेगा मेरा नाम का स्पेलिंग गलत है, डेट ऑफ बर्थ आपने गलत डाल दिया है, कोई कहेगा मेरा ट्रांसफर हो गया है, मुझे यहाँ से इस यूनिट से दूसरे यूनिट में ट्रांसफर, मेरा अकाउंट कर दीजिए। तो ये बेसिक चीजें हैं। कोई कहेगा मेरा ई फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई ऑफिसर कहेंगे यार मेरे को ड्राफ्ट मुझे मिला है, मेरे क्लर्क ने मुझे ड्राफ्ट टाइप करके भेजा है, उसको अप्रूव ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो ये सारे क्वेरीज एडमिन को आएंगे, एडमिन डिपार्टमेंट को आएंगे। तो इन्हें हमें हैंडल करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, वो सारी चीजें हम लोगों ने आज एक बेसिक ओवरव्यू देखा उसका। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एक वन टाइम परफॉर्म करके ही देखनी पड़ेंगी, तभी आप उसमें एक्सपर्ट बनेंगे। अभी तो सिर्फ आपने सिर्फ नोट डाउन किए हैं चीजें कि किस ऑप्शन को यूज करके क्या हो सकता है। ठीक है, अभी भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर कोई चीज को रिपीट करवाना है तो पूछ सकते हैं, और एल्स फिर सेशन क्लोज कर देंगे अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को तो। जी सर, मैनुअल्स है, मैनुअल्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, तो मैनुअल्स मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, मैनुअल्स आप डिपार्टमेंट में आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। हर रोल से रिलेटेड मैनुअल्स है कि एडमिन क्रिएटर का भी एक सेपरेट मैनुअल बना हुआ है, पोस्ट एडमिन का भी एक सेपरेट मैनुअल बना हुआ है। तो उसमें स्टेप वाइज सारी चीजें दी गई हैं पिक्चराइज फॉर्मेट में, तो इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ई फाइल का भी एक मैनुअल है, वो भी मैं शेयर करवा दूंगा आपके साथ। और जो रोल्स हमने देखे, ऑफिसर, डाउनलोडर, ड्राफ्ट अप्रूवर, ड्राफ्ट साइनर, वो सारे रोल्स का भी फंक्शनैलिटी
एक मैनुअल में क्रिएट किया हुआ है, तो वो मैनुअल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो याद रखने की जरूरत नहीं है किस रोल से क्या होता है। ठीक है, तो उसका एक मैनुअल ऑलरेडी क्रिएटेड है, वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। एनीथिंग एल्स सर? हेलो 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 अभिषेक जी, am I हेलो audible? हेलो, यस मैम, यू ऑडिबल। I have few doubts. I'll take it bottom to top. ये मार्किंग एप्लीकेशंस का जो हम डिस्कस कर रहे थे, जी, जहाँ हमने लिया था फॉर एग्जांपल देयर इज एन एम्प्लॉय काव्या फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट एलडीसी पोस्ट में, है ना? ओके ओके। मुझे एक चीज आपसे पूछनी थी, जैसे इनिशियली आई एज्यूम एक लॉट ऑफ डेटा तो हमारा पुश हो रहा होगा बैकएंड से, राइट? जैसे आप बता रहे थे, राइट राइट। तो मार्किंग एप्लीकेशन में जैसा आपने एग्जांपल के लिए लिया था एलडीसी एस्टैब्लिशमेंट डैश केबी, है ना? तो यस। एक मुझे ये डाउट था, मान लीजिए एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट में एलडीसी पोस्ट में ही देयर आर टू एम्प्लॉइज विद द सेम नेम, आकांक्षा कुमार या काव्या शर्मा, व्हाटएवर वी कैन टेक, है ना? ऐसे में एक लॉट ऑफ डेटा जब बैकएंड से पुश हो चुका है, मान लीजिए आफ्टर अ कोर्स ऑफ फ्यू मंथ्स मैन्युअली ओके हम कोई न्यू एम्प्लॉय को वहां पे डाल रहे हैं, तो सेम एस्टैब्लिशमेंट में सेम पोस्ट पे अगर दो एम्प्लॉय का नाम आ रहा है, तो कुछ ओके। पॉपअप आता है ये मार्किंग एब्रिविएशन में, जिससे पता चल पाए कि ये जी, उसमें आपको सिस्टम में एक एरर थ्रो कर देगा मैम, अगर सेम मार्किंग ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है एंड यू आर ट्राइंग टू मैप अ न्यू एम्प्लॉय विद द सेम थिंग, सेम मार्किंग एब्रिविएशन, सिस्टम विल गिव यू एन एरर कि दिस मार्किंग एब्रिविएशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, सो यू हैव टू ट्राई समथिंग न्यू। तो सो एम्प्लॉय का जो इनिशियल है उसमें हम लोग मिडिल नेम भी इंक्लूड कर सकते हैं उस केस में। एक ओके कैरेक्टर का फर्क होना चाहिए तभी वो अलाउ करेगा, अगर एग्जैक्टली सेम है तो सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। ओके, सो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एरर पॉपअप यस ओवर। यस यस, देयर इज अ प्रोविजन, डुप्लीकेट एंट्री अलाउ ही नहीं करेगा सिस्टम। ओके ठीक है मैम। और एक चीज जो हम ये रोल असाइन करने के वहां पे देख रहे थे, ड्राफ्ट अप्रूवर, ड्राफ्ट साइनर, डाउनलोडर और क्लोजिंग अप्रूवर वाले, तो इसमें वहाँ नीचे फाइल रिव्यूअर का भी एक वो था, चेक इन बॉक्स। सो ऑलमोस्ट लाइक ऑल सीनियर अथॉरिटीज जिनके पास फाइल्स जानी है, तो क्या ये चेक इन होना चाहिए उन सभी के लिए भी? क्योंकि ये डिस्कस नहीं किया शायद हमने नो, अभी। यस यस, मैंने इसीलिए इसको डिस्कस नहीं किया मैम कि फाइल रिव्यूअर वाला जो रोल है, दैट डज नॉट गिव एनी एडिशनल अथॉरिटी। अगर फाइल्स, इफ यू आर सेंडिंग अ फाइल टू एनीवन, automatically the person has all the rights to review the file if he has the role officer already assigned to him or her, right? So we don't need to give file reviewer separately. अच्छा, तो ये फाइल रिव्यूअर मतलब स्पेसिफिकली चेकिंग फाइल होना रिव्यूइंग चाहिए। सेपरेटली रोल असाइन करने की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट डिस्कस इट एट ऑल। ऑफिसर, रोल ऑफिसर इज इनफ फॉर दैट। अच्छा ओके ठीक है, परफेक्ट। एंड वन लास्ट थिंग, जो सबसे स्टार्टिंग में हम देख रहे थे एक यूजर नेम और ऑफिशियल ईमेल आईडी का यस जो आप यस। सो इजंट इट कि यूजर नेम मतलब सबका फर्स्ट और लास्ट नेम के हिसाब से ही रहेगा? आई हैड सम कंफ्यूजन ओवर देयर, जो आप बोल यूजर रहे नेम, यूजर थे। नेम इज द डिस्प्ले नेम मैम, जो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर शो करता है। देखिए वहां पे दो फील्ड्स थी, एक एम्प्लॉय नेम, उसमें तो एम्प्लॉय का कंप्लीट नेम आएगा, एंड कई बार ऐसा होता है कि डिस्प्ले में एम्प्लॉय वांट समथिंग डिफरेंट, it can be the same as the name of the employee, but if he wants something else to be displayed, like only Ananya is displayed over here, but Ananya's complete name will be mapped in her, uh, her last name will also be mapped, her middle name will also be mapped in her name section. But if she wants to display just Ananya on her ओके account, so that can be entered in the username. ठीक ठीक, गॉट, थैंक यू सो मच। Okay okay।
हेलो सर। जी सर डेट ऑफ रिटायरमेंट का जो ईमेल आईडी है वो डीएक्टिवेट हो जाती है। हेलो। हाँ जी बताइए सर। सर डेट ऑफ रिटायरमेंट के बाद जो गवर्नमेंट मेल आईडी है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी सर, वो ये आप इसको एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे यूजर? नहीं कर पाएंगे सर। देखिए डेट ऑफ रिटायरमेंट जब आपका आईडी क्रिएट होता है गवर्नमेंट ईमेल आईडी, तो डेट ऑफ बर्थ के साथ डेट ऑफ अटाइनमेंट रिटायरमेंट भी उसमें ऐड हो जाता है, लिंक हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली जब डेट ऑफ रिटायरमेंट आ जाएगा वहां पे एम्प्लॉय का, सिस्टम आपको एक्सेस करने नहीं देगा, क्योंकि जो आईडी है दैट इज वैलिड ओनली अप टिल दैट डेट। ठीक है। तो अगर कई केसेस में ऐसा होता है कि 62 तक या फिर 65 तक एम्प्लॉयज इसको कंटिन्यू करते हैं, जो एडिशनल आफ्टर रिटायरमेंट भी, पोस्ट रिटायरमेंट भी वर्क करते हैं, तो उस केस में उस आईडी के साथ जो डेट ऑफ रिटायरमेंट लिंक्ड है उसको एक्सटेंड करने के लिए आपको रिक्वेस्ट शेयर करना पड़ेगा कि दिस एम्प्लॉय इज गोइंग टू कंटिन्यू वर्किंग आफ्टर हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट, आफ्टर हिज और हर डेट ऑफ रिटायरमेंट विद सो एंड सो रीजन। उसका एक प्रॉपर ऑर्डर भी होगा आपके पास, वो अटैच करके रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। ओनली देन दैट डेट कैन बी एक्सटेंडेड। और एल्स ऑटोमेटिकली जब डेट ऑफ रिटायरमेंट आएगा, सिस्टम से एक्सेस, उनका लॉगिन आईडी को एक्सेस ही नहीं मिलेगा, वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे इन शॉर्ट। एक्सटेंशन मींस मतलब एडमिन के आईडी से नंबर के आपके साइड से होना है। ई फाइल एक्सटेंशन जो है डेट ऑफ रिटायरमेंट के बाद वाला, ये एडमिन कर पाएगा या आपके पास रिक्वेस्ट करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं सर, जो मतलब फाइल्स वगैरह ट्रांसफर। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। ओके ओके ओके। देखिए यहाँ पर ई फाइल में अगर स्क्रीन आपको शो कर रहा है, ये भी एक एडमिन एक्टिविटी है। ई फाइल में एडमिन के पास एक और रोल है। देखिए सेटिंग्स में ये, ओके यहाँ पर मेरे पास वो रोल नहीं है। ट्रांसफर करके एक ऑप्शन आएगा आपको सेटिंग्स में। ठीक है। ट्रांसफर वाले ऑप्शन से आप फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर ई फाइल में जो ट्रांसफर ऑप्शन शो करेगा, उससे आप एम्प्लॉयज के फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लीजिए डेट ऑफ रिटायरमेंट के बाद उनका आईडी एक्सेस नहीं कर पाए वो, तो एडमिन उनके फाइल्स, उनके अकाउंट में जो भी फाइल्स पड़े हैं वो सारे उनके लुक आफ्टर को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। ये प्रमोशनल केसेस में भी होगा और ट्रांसफर वाले केसेस में भी होगा। अगर ट्रांसफर हो जाता है तो उस पोस्ट पे जो दूसरा पर्सन असाइन होगा, उनका अकाउंट तो कम्प्लीटली ब्लैंक होगा, उसमें कोई फाइल्स होंगे नहीं। ठीक है। तो वो जो फाइल्स हैं वो पोस्ट से रिलेट हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, उनके अकाउंट में जितने भी फाइल्स हैं, लेटर्स हैं, रिसीप्ट है, तो उसको एडमिन बैकएंड से यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑप्शन सेटिंग में आपको मिलेगा, उससे ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन पर्सन अकाउंट टू अदर पर्सन कर सकते हैं एडमिन बैकएंड से। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में कुछ फाइल्स हैं और उनका अकाउंट एक्सेस होना बंद हो गया है बिकॉज ऑफ द रिटायरमेंट, तो उनके जो फाइल्स उनके अकाउंट में थे वो सारे हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एडमिन कैन एक्सेस दो फाइल्स एंड ट्रांसफर इट टू द लुक आफ्टर और टू द person who has taken the handover, who has taken the charge. दो कैटेगरी, तो यूजर का ट्रांसफर हुआ है, फाइल ट्रांसफर नहीं होगी। हाँ, यूजर का ट्रांसफर तो हम लोग पीआईएमएस से करेंगे, जो हम लोगों ने पीआईएमएस में देखा। लेकिन उसके फाइल्स का ट्रांसफर यहाँ से करेंगे, ई फाइल से यहाँ पे ट्रांसफर। अभी ये मेरे पास ट्रेनिंग इंस्टेंस है और ये जो अनन्या मैडम है उनको वो रोल नहीं दिया हुआ, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसफर नहीं शो कर रहा। ठीक है। यहाँ से आपको फाइल्स ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिलेगा। मैं एक सेकंड में देख लेता हूँ, अगर वो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर पाऊँ।
नहीं, ये ट्रेनिंग इंस्टेंस पे वो एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, लेकिन वो ट्रांसफर का जो ऑप्शन है, फाइल ट्रांसफर का ऑप्शन आपको सेटिंग्स में मिलेगा। ठीक है, सेटिंग्स में एडमिन को वो ट्रांसफर ऑप्शन भी दिखेगा, सो एडमिन कैन ट्रांसफर द फाइल्स फ्रॉम वन पर्सन अकाउंट टू अदर पर्सन अकाउंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट, इन केस ऑफ प्रमोशंस, इन केस ऑफ नॉर्मल ट्रांसफर। ये ऑप्शन यूज किया जा सकता है फाइल ट्रांसफर करने के लिए। फाइल्स, रिसीट्स, लेटर्स, व्हाटएवर सारी चीजें ट्रांसफर की जा सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उसमें सपोज लोअर डिवीजन के ऊपर जो है सेक्शन ऑफिसर है, तो ये सेक्शन ऑफिसर फाइल ट्रांसफर करेगी या सिर्फ एडमिन के पास ही होगा? सर आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो के आया, मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन, रिपीट कर सकते हैं? प्रेशर जो हमने क्रिएट किया हुआ है। हेलो हेलो जी, बताइए। हाँ सर, ये फाइल ट्रांसफर का ऑप्शन सिर्फ एडमिन के पास होगा या सपोज लोअर डिवीजन का ट्रांसफर हुआ है तो उसके एसओ के पास होगा, सेक्शन ऑफिसर नहीं, के पास? एडमिन के पास होगा। जैसे हम लोग ने लोकल लेवल पे एडमिन्स क्रिएट कर देते हैं, तो लोकल लेवल पे भी इसका एक्सेस हम लोग दे सकते हैं। शुरुआत में तो सिर्फ एडमिन के पास होगा, सुपर एडमिन के पास होगा। फिर लोकल लेवल पे हम लोग इसको एक्सेस दे सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में, किसी एक वहाँ के सेक्शन हेड को दे सकते हैं या फिर डिपार्टमेंट हेड को दे सकते हैं। रिपोर्ट जनरेशन का भी बताएं सर। दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ये डिसीजन आपका है कि आप इस रोल को किसे देना चाहते हैं। एक सुपर एडमिन तक लिमिटेड रखना चाहते हैं या फिर हर सेक्शन में उसको देना चाहते हैं। सर रिपोर्ट जनरेशन का सर। रिपोर्ट जनरेशन, ओके, राइट। एमआईएस रिपोर्ट्स वाला भी पार्ट हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। राइट, ये अपने ये पॉइंट उठाया है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अदर सर्विसेज में ही आई हैव एमआईएस रिपोर्ट। एमआईएस रिपोर्ट का भी रोल बेस्ड है। अभी यहाँ पर इनको रिपोर्ट्स का एक्सेस नहीं है जो आईडी से मैंने लॉगिन किया है। एमआईएस रिपोर्ट्स में देखिए, इनको सिर्फ इतने रिपोर्ट्स का एक्सेस दिया गया है, यहाँ पे इतने ही शो कर रहे हैं। एडमिन के पास कंप्लीट एक्सेस होगा, रिपोर्ट्स रिलेटेड टू फाइल्स, रिसीट्स, ड्राफ्ट्स, एनीथिंग। जो लॉगिन एक्सेस मैंने बताया कि जो कितने यूजर ने कितने टाइम तक लॉगिन किया है, कौन से ब्रेक्स यूज किए, वो सारे एक्सेस एमआईएस रिपोर्ट से मिल सकते हैं। तो देखिए, फिलहाल इनको फाइल्स के जो ये मॉनिटरिंग, फॉरवर्डेड एंड क्लोज, ये 3 रिपोर्ट्स का एक्सेस दे रखा है। तो एडमिन कैन डिसाइड किस यूजर को कौन से रिपोर्ट्स का एक्सेस देना है। और फाइल से रिलेटेड सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे निकल सकते हैं। फाइल्स पार्क्ड, फाइल्स क्लोज्ड, फाइल्स फॉरवर्डेड, फाइल्स क्रिएटेड, फाइल्स इन मूवमेंट, एवरीथिंग, एवरी सिंगल रिपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मैं मेरे आईडी में लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। अगर वहाँ पे मैं सक्सेसफुली लॉगिन कर पाऊँ तो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। तो सर कभी वो बनाना है तो उसका ये देखिए, ये एक दूसरा आईडी है, मैंने लॉगिन किया है इसमें। तो यहाँ पर देखिए, फाइल से रिलेटेड इतने सारे रिपोर्ट्स हैं। आप इसमें से फाइल्स फॉरवर्डेड, फाइल्स पार्क, फाइल पेंडेंसी रिपोर्ट, फाइल्स रिसीव, फाइल रजिस्टर, एज पर रिक्वायरमेंट इसमें से कोई भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। इसको यूजर वाइज भी, डिपार्टमेंट वाइज भी किया जा सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर यूजर के पास कितनी फाइल्स पेंडिंग है, अगर हमें वो रिपोर्ट चेक करना है तो वो भी किया जा सकता है। देखिए, अगर मैं फाइल पेंडेंसी रिपोर्ट पे क्लिक करूं, देखिए रिसीट से रिलेटेड सारे रिपोर्ट्स यहाँ पे हैं, डिस्पैच से रिलेटेड, मिसलेनियस में कुछ यहाँ पर यूजर डिफाइंड रिपोर्ट्स भी क्रिएट किए गए हैं। तो जस्ट एज पर रिक्वायरमेंट, डिस्पोजल टाइम टेकन एंड एवरीथिंग। राजभाषा से रिलेटेड यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं कि कितने लेटर्स हिंदी में हमें रिसीव हुए, वो सारे भी रिपोर्ट्स हम लोग फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन में रिपोर्ट फेच आउट करूं,
एरर दे रहा है। ये रिपोर्ट जनरेशन के सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। अगर मैं देखूँ डीजीएम प्रोजेक्ट्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए डीजीएम प्रोजेक्ट्स के पास जितनी फाइल्स क्रिएट की गई होंगी यूजर वाइज है। देखिए डीजीएम प्रोजेक्ट जो ओयू है उसमें इतने यूजर्स हैं, यूजर्स का नाम शो कर रहा है यहाँ पे, और उनके पास फाइल्स कितने दिनों तक पेंडिंग है। अगर उस हाइपर लिंक पे मैं क्लिक करूंगा तो वो देखिए फाइल से रिलेटेड डिटेल्स भी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो इसको अलग अलग लेवल्स पे हम लोग रिपोर्ट फेच आउट कर सकते हैं। यहाँ पर ड्यूरेशन भी मंथली, फोर्टनाइट, क्वार्टरली या फिर 6 मंथ्स, जैसा रिपोर्ट जनरेट करना चाहें यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। फाइल से रिलेटेड सारे यहाँ पे मिलेंगे आपको, रिसीट से रिलेटेड यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, डिस्पैच से रिलेटेड रिपोर्ट्स, राजभाषा वाला मैंने एक जो बताया वो यहाँ पर मिलेगा। और ये रिपोर्ट परमिशन वाला एक ऑप्शन है। देखिए ये एडमिन के पास एक्सेस होगा कौन से रिपोर्ट्स मुझे शो करने हैं। अगर सारे रिपोर्ट्स का एक्सेस नहीं देना है तो मैं यहाँ से उसको MIS रिपोर्ट इज अ होल डिफरेंट थिंग, इज अ बिग थिंग कि मैं एक पर्टिकुलर रोल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए रोल ऑफिसर सिलेक्ट कर लिया है, फिर रोल साइनर सिलेक्ट कर लिया, ड्राफ्ट साइनर। ठीक है, तो ड्राफ्ट साइनर जिसको भी मैं रोल दूंगा और यहाँ पे उसके जितने एक्सेस सिलेक्ट करके रखूंगा, तो जिनको भी ड्राफ्ट साइनर रोल्स है उनको वो सारे रिपोर्ट्स दिखेंगे जिसका एक्सेस मैंने यहाँ से दिया हुआ है। ठीक है, अंडरस्टूड। ये एक एडमिन एक्टिविटी इंपॉर्टेंट MIS रिपोर्ट हमने डिस्कस नहीं किया था कि हमें बल्क में रिपोर्ट का जो ऑप्शन है असाइन करना है। तो सभी एम्प्लॉयज को तो रिपोर्ट फेचिंग का रोल हम लोग देंगे नहीं, तो ऑफिसर्स को मोस्टली हम लोग रिपोर्ट फेचिंग वाला रोल देंगे। उन्हें रिपोर्ट्स अगर फेच करना है फाइल से रिलेटेड, लेटर से रिलेटेड, ड्राफ्ट से रिलेटेड, तो उस केस में ऑफिसर्स को हम लोग कौन सा रोल असाइन करने वाले हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ड्राफ्ट साइनर हो सकता है, ड्राफ्ट अप्रूवर हो सकता है, तो उसमें से किसी एक पर्टिकुलर रोल को यहाँ से जितने भी रिपोर्ट्स हैं सारे आप सिलेक्ट करके उसका एक्सेस दे सकते हैं एंड फिर उसको सबमिट कर सकते हैं। तो जितने लोगों को हम लोगों ने वो रोल दिया है उनको ये सारे रिपोर्ट्स शो करेंगे उनके अकाउंट में, उनके आईडी में। ठीक है, यहाँ पर देखिए हायरार्की, डिपार्टमेंट, सेक्शन, 3 लेवल्स पे हम लोग उसको देख सकते हैं। अभी डिपार्टमेंट का मतलब है डिपार्टमेंट लेवल पे अगर मैंने उसको दे दिया तो वो रिपोर्ट फेच कर सकते हैं फॉर कंप्लीट डिपार्टमेंट। मतलब डिपार्टमेंट यहाँ पर कंसिडर किया जाता है कंप्लीट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, सेक्शन लेवल पे अगर उनको देंगे तो एक पर्टिकुलर यूनिट का, उनके पर्टिकुलर यूनिट का ही वो रिपोर्ट फेच आउट कर सकते हैं। ये है। हायरार्की लेवल पे अगर उनको दे दिया तो उनके रिपोर्टिंग, जो भी उनको रिपोर्टिंग कर रहा है, जितने भी एम्प्लॉयज उनको रिपोर्ट करते हैं, सिर्फ उतने ही यूजर्स का वो रिपोर्ट फेच कर सकते हैं। ओके, ऑल का मतलब है कंप्लीट सब कुछ। सर एक क्वेरी है, ये जी, जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सर ये फाइल से रिलेटेड है? ये फाइल से रिलेटेड नहीं है सर, ये रिपोर्ट फेचिंग से रिलेटेड है। जो रिपोर्ट है ना सर, जो आपने जो रिपोर्ट रिपोर्ट फेच करना चाहते हैं ना, कि अगर मान लो कोई ऑफिसर रिपोर्ट फेच करना चाहते हैं कि मेरे सेक्शन में कितने फाइल्स क्रिएट हुए या फिर कितने लोगों के पास कितनी फाइल्स पेंडिंग है, अगर वो रिपोर्ट फेच करना चाहते हैं तो उसका लेवल्स है ये। अगर हम लोग लेवल्स पे, डिफरेंट लेवल्स पे उनको असाइन कर सकते हैं। सारा कंप्लीट एक्सेस जो है, कंप्लीट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का एक्सेस तो उन्हें देने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट फेच कर पाए, इसीलिए हम लोगों को यहाँ से आके वो एक्सेस हम लोग लिमिट कर सकते हैं उस चीज को। कंप्लीट एक्सेस जो है हम लोग सुपर एडमिन को दे सकते हैं, जो एक एडमिन नॉमिनेट होंगे आपके गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ से, उनको हम लोग कंप्लीट एक्सेस दे सकते हैं ताकि उनके यहाँ से सारे रिपोर्ट फेच किए जा सके।
किसी भी सेक्शन के, किसी भी यूनिट के, किसी भी डिपार्टमेंट के। मेरी चालू है। नहीं वो रिपोर्ट जो पूछ रहे थे तो इसमें एक तो फाइल में हमने रिपोर्ट है, हमने जो डेटा भरा है, जो एम्प्लॉय भरे हैं, जो यूजर बना है, उनका रिपोर्ट वाला बात कर रहे हैं। हमारे कितने एम्प्लॉइज के अंदर है, उनको क्या क्या सबको रिपोर्ट देखना है, वो कहाँ से देखेगा? जितने आपने लेटर्स अपलोड किए हैं उसका रिपोर्ट आपको देखना है। एम्प्लॉय हर एम्प्लॉय हमारे ऑफिस इसमें रजिस्टर्ड मास्टर जो डेटा है, इनका क्या कितने कौन एम्प्लॉइज को क्या क्या रोल है, वो उसके हिसाब से कितने सेक्शन में कितने आदमी हैं, कितने ऑफिसर्स हैं, उनका उनका डिटेल वो कहाँ से मिलेगा वो रिपोर्ट? सर आप फिर से रिपीट कर सकते हैं? आपका वॉइस बहुत ही लो आया, मैं समझ नहीं पाया क्वेश्चन आपका। जितने एम्प्लॉय हैं जो ये ऑफिस में रजिस्टर्ड हैं, उनका ओके, हाँ डिटेल चाहिए, उनका रिपोर्ट चाहिए, उनको क्या क्या रोल असाइन है, सिर्फ ई ऑफिस पे रजिस्टर्ड हैं जितने एम्प्लॉयज, उनका रिपोर्ट आपको चाहिए। हाँ उनका रिपोर्ट चाहिए, एम्प्लॉय का नहीं, फाइल वाला ओके तो ठीक ओके ओके, है। तो वो तो फिर आपको सर पीआईएमएस से भी मिल जाएगा। कितने एम्प्लॉयज मैप्ड है ई ऑफिस में, वो तो आपको पीआईएमएस से भी मिल जाएगा। उसके लिए एमआईएस रिपोर्ट में आने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एमआईएस रिपोर्ट में फाइल से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, लेटर्स रिसीट से रिलेटेड, कितने एम्प्लॉयज मैप्ड हैं, कितने यूजर्स मैप्ड हैं, वो यहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक अगर देखना है तो वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो आपको पीआईएमएस में मिलेगा। ठीक है, पीआईएमएस में मैंने अच्छा ओके, उसको भी देख लेते हैं। ये होम पेज पे मैं आ जाता हूँ, और ये रेलटेल का एडमिन अकाउंट है, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ये मैं कह रहा था, देखिए जो केएमएस मॉड्यूल है, कितने सर्कुलर्स यहाँ पे, कितने डॉक्यूमेंट्स, कितने मैनुअल्स, कितने ऑफिस ऑर्डर्स, पॉलिसीज, सब कुछ अपलोड करके रखा है। तो नोटिस बोर्ड पे सारे एम्प्लॉयज इसको एक्सेस कर लेते हैं। मैं पीआईएमएस आपको शो कर देता हूँ। देखिए ये पीआईएमएस में मैं आता हूँ, यहाँ पे रैपर ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करके अगर सर्च करता हूँ तो देखिए रेलटेल में जितने यूजर्स मैप्ड हैं सबका यहाँ पे डेटा आ जाएगा, अभी शो कर देगा। ये देखिए टोटल 1082 एंट्रीज है। ठीक है, ये रिपोर्ट पूरा इसको भी कर सकते हैं, पूरा डेटा यहाँ चाहिए इसमें कुछ इसका डेटा ये तो ऑलरेडी सर आपने जो पीआईएमएस टेम्पलेट शेयर किया है वही डेटा मैप किया गया है। इसका रिपोर्ट एम्प्लॉयज मैप्ड हैं, उतने एम्प्लॉयज का रिपोर्ट निकालना है तो यहाँ पे ऑप्शन एनेबल करवाना पड़ेगा वो। ठीक है, किया जा सकता है। रिपोर्ट फेचिंग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसको एक्सेल में डाउनलोड करने के लिए या फिर इसका रिपोर्ट जनरेशन का ऑप्शन तो किया जा सकता है बैकएंड से। लेकिन ये जो वही डेटा है जो आप सबमिट करेंगे एक्सेल में। एमआईएस में इसका ऑप्शन ऐड किया जा सकता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एम्प्लॉय हिस्ट्री मिल जाएगी डेजिग्नेशन वाली? यस यस यस, समझ गया, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। इसका मतलब कोई ऐसा ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बस एक क्वेरी रन करनी पड़ेगी, बैकएंड से वो ऑप्शन ऐड किया जा सकता है। एक्सेल पीडीएफ किसी भी फॉर्म में बन जाए। एक्सेल में, पीडीएफ में, तो सीएसवी वो तीनों ऑप्शंस ऐड करके बस एक क्वेरी रन करनी पड़ेगी, वो एमआईएस में रिपोर्ट का ऑप्शन ऐड हो जाएगा। तो ये इंस्टेंस में मिलेगा या आपके पास रिक्वेस्ट ही करने से होगा? सीजी इंस्टेंस जो मिलेगा अपने को उसमें ऑप्शन रहेगा या रिक्वेस्ट करने पे ही मिलेगा ये? उनको बोलना पड़ेगा। हेलो जी ठीक है, बोलिए बोलिए, ठीक है सर। ठीक है अभिषेक, ओके। ओके, किसी का और कोई डाउट है? ओके अभिषेक, थैंक यू सो मच फॉर द ब्रीफिंग। okay okay, thank you so much everyone for patiently listening to me and आपको मैं अभी इसका डिटेल शायद उतना जितना हम लोगों ने यूजर वाले पार्ट में देखा, एडमिन वाला पार्ट उतना फ्रूटफुल नहीं रहा होगा क्योंकि हम लोग डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाए किसी चीज को। लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेट तभी कर सकते हैं जब लाइव इंस्टेंस पे हम लोग काम करेंगे, राइट। लेकिन बस एटलीस्ट आपको सारी चीजों का डेफिनेशन तो पता चल गया होगा, किस चीज से क्या किया जाता है और क्या क्या कंट्रोल एडमिन के पास होते हैं। एडमिन का
अथॉरिटी एंड उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होगा, ये चीज तो एटलीस्ट हम लोग समझ गए यहाँ से आज के सेशन से। ओके अभिषेक। ओके राइट, थैंक यू। हेलो कपिल जी, आर यू कनेक्टेड? काय रे?